मयंक वर्मा का स्पष्टीकरण बहुत विस्तृत था। आकर्ष सिंघानिया एक बार समझाने के बाद समझ गया। अब वह समझ गया था कि बूढ़े व्यक्ति का स्थिर हो जाने और घुल मिल जाने से क्या मतलब था। इसका शायद यह मतलब था कि वह इस प्रतिस्पर्धी खेल में शामिल हो जाए। आकर्ष ने मन ही मन ये सोचा। वह दूसरे लोगों की चुनौतियों का जवाब दे सकता था, लेकिन उसे पहल करके दूसरों को चुनौती नहीं देनी चाहिए। उसके पास ऐसा करने का समय नहीं था। आखिरकार वह अब नीचे के 500 में नहीं था। जब तक वह अपनी स्थिति बनाए रख सकता था, उसे स्वर्गीय तलवार मंडप से निकाले जाने के बारे में चिंता करन एक ही आवश्यकता नहीं थी। अब देर नहीं हो रही थी और आकर्ष मेघदूत शिखर लौटने के लिए उत्सुक था। इस प्रकार उसने मयंक वर्मा के साथ बातचीत जारी नहीं रखी। उसने विदा ली और तुरंत योगदान हॉल से निकल गया। स्वर्ग दर्शन मंच पहले की तरह ही हलचल भरा था और लोगों की धाराएं थीं। जैसे ही आकर्ष योगदान हॉल के दरवाजों से बाहर निकला, वह उस पर निर्देशित कई हत्या की भावनाओं को महसूस कर सका। वह रुके बिना नहीं रह सका। सड़क पर लोगों का एक समूह योगदान हॉल की ओर जा रहा था। उन्होंने सहस्रशिखर शिखर की वर्दी पहनी हुई थी। उनके चेहरे ठंडे भावों से भरे हुए थे। उनकी आंखों में एक ठंडी नज़र थी और वे आकर्ष के पास आए, उससे 10 मीटर की दूरी पर रुक गए। आकर्ष ने उस समूह में लियाकत सिंह को देखा। वह आकर्ष को ठंडेपन से देख रहा था क्योंकि उसने किसी और के कान में कुछ फुसफुसाया। उस व्यक्ति का चेहरा चौकोर था और वह बहुत साधारण दिख रहा था। हालांकि उसकी आंखों में कभी कभी एक रोशनी चमकती थी जो उसे देखने वाले को भय से कंपकंपा देती थी। वह एक निम्न श्रेणी मार्शल संत था। वास्तव में देखने लायक एक अच्छा शो है। वह सहस्रशिखर शिखर का तीव्र तलवार लिन फैंग है। वह 106 स्थान पर है, सहस्रशिखर शिखर का दूसरा सबसे मजबूत केंद्रीय शिष्य। उसने बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह लियाकत सिंह के सम्मान को उसकी ओर से वापस दिलाएगा। ऐसा लगता है कि यह आकर्ष सिंघानिया आसानी से नहीं बचेगा। कहना मुश्किल है। चूंकि आकर्ष सिंघानिया उस दिन लियाकत सिंह को हराने में सक्षम था, हो सकता है वह लिन फैंग को भी हरा सके। इसके अलावा आकर्ष सिंघानिया अब एक उच्च श्रेणी मार्शल ग्रैंड मास्टर है। मेरा मानना है कि शीर्ष केंद्रीय शिष्य लोकेश वर्मा की आवश्यकता हो सकती है। ये 2 महीने पहले संभव हो सकता था। हालांकि लिन फैंग अब एक निम्न श्रेणी मार्शल संत है। मार्शल संत और मार्शल ग्रैंड मास्टर 2 पूरी तरह से अलग क्षेत्र हैं। अंतर बहुत बड़ा है। हाँ, आकर्ष सिंघानिया 2 महीने पहले भी शायद खड़ा नहीं हो पाता। लिन फैंग का सहस्रशिखर शिखर की सबसे तेज तलवार वाला खिताब व्यर्थ नहीं है। वह अच्छी तरह से हार सकता है। अब मेरा अनुमान है कि आकर्ष सिंघानिया एक प्रहार भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। जब लिन फैंग प्रकट हुआ तो इसने योगदान हॉल के सभी आंतरिक शिष्यों को उत्साह देखने के लिए आकर्षित किया। आकर्ष के भाव नहीं बदले, वह स्थिर पानी की तरह शांत रहा, उस पर कोई लहर नहीं थी। जब उसने भीड़ में लिन फैंग को देखा तो उसने बिना किसी डर के ऐसा किया। लिन फैंग ने कुछ कदम आगे बढ़ाया और आकर्ष के सामने आया। उसने ठंडी आवाज में कहा, 2 महीने पहले क्या तुमने मेरे सहस्रशिखर शिखर के कई शिष्यों को घायल किया था? हाँ, आकर्ष ने उदासीनता से कहा। लिन फैंग की आभा धीरे धीरे बढ़ी क्योंकि उसने अपना दाहिना हाथ अपनी तलवार की मूठ पर रखा। उसने आकर्ष को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें खुद को समझाने का एक अवसर देता हूँ। यदि मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं उनकी चोटों को तुम पर 10 गुना करके लौटा दूंगा। उनके कौशल अपर्याप्त थे, समझाने के लिए क्या है। आकर्ष के बोलते ही उसने बिना किसी और के एहसास के एक कदम आगे बढ़ाया। काका, आकर्ष के बोलते ही लिन फैंग ने अपनी तलवार खींची और एक ठंडी रोशनी दिखाई दी। भीड़ ने केवल एक धुंधली छवि देखी, वे तलवार के फल का रूप भी नहीं देख पाए। हालांकि भीड़ ने जिस चीज की उम्मीद नहीं की थी वह हुई। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि आकर्ष सिंघानिया इस बिजली की तेज तलवार के प्रहार से तुरंत पराजित हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। हालांकि वास्तव में लिन फैंग ने मुंह भरकर खून की उल्टी की। उसकी छाती से कुरकुराने की आवाज आई और वह जमीन पर गिर गया। उसकी तलवार उसके हाथ से गिर गई। आकर्ष आगे बढ़ा और लिन फैंग पर जोरदार पैर रखा, जो खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक और कुरकुराने की आवाज आई और लिन फैंग की कुछ और पसलियां टूट गईं। लिन फैंग ने दर्द से कराहते हुए कहा। उसने आकर्ष की ओर इशारा किया और असंतुष्ट स्वर में कहा, तुम कितना बदलाव है स्थिति में।
वह धमकी भरा लिन फैंग आकर्ष के एक मुक्के से गिर गया था। भीड़ नहीं जानती थी कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दें। ये बहुत अपमानजनक था। उनकी नज़र में लिन फैंग स्पष्ट रूप से वह था जिसने पहला कदम उठाया था। इसके अलावा यह इतना तेज था कि वे इसे देख नहीं पाए। फिर भी घायल लिन फैंग ही क्यों था? आकर्ष, अपना पैर हटाओ, नहीं तो हम पर अशिष्ट होने का दोष मत लगाना। लियाकत सिंह ने लिन फैंग को जमीन पर गिरते देखा और वह चिंतित महसूस कर रहा था। उसने जल्दी से अन्य सहस्रशिखर शिखर के केंद्रीय शिष्यों का नेतृत्व करके आकर्ष को घेर लिया। आकर्ष ने हल्की मुस्कान दी क्योंकि उसने अपना दाहिना पैर पीछे घुमाया और लिन फैंग को एक रेत की बोरी की तरह आगे लात मारी। लियाकत सिंह ने जल्दी से उसे पकड़ने के लिए अपनी भुजा बढ़ाई। हालांकि लिन फैंग द्वारा लिया गया बल उसकी कल्पना से कहीं अधिक था। वे तुरंत एक उन्माद में थे। सहस्रशिखर शिखर के लोगों के लिन फैंग को पकड़ने के बाद आकर्ष पहले ही नील ड्रैगन बादल विचरण कला को क्रियान्वित कर चुका था, दृष्टि से गायब हो गया। दूरी में एक मंडप में सहस्रशिखर शिखर की वर्दी पहने दो युवा शिष्य चुपचाप देख रहे थे कि योगदान हॉल में क्या हुआ। उनमें से एक ने जो हुआ उसे देखकर सिर हिलाया। छोटे भाई बहुत बुरी तरह हारे। उसे उस व्यक्ति को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए था। यदि उसने आगे बढ़ने के बाद आंधी पवन तलवार तकनीक को क्रियान्वित किया होता तो उसे अपने वर्तमान साधना क्षेत्र के कारण इस व्यक्ति को हराने के लिए केवल 10 चालों की आवश्यकता होती। दूसरे व्यक्ति ने हल्की मुस्कान दी। हार हार है, इसके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। लिन फैंग बहुत अभिमानी था। उसके लिए कुछ असफलताओं का अनुभव करना अच्छा है। छोटे भाई लोकेश, तुम आकर्ष सिंघानिया के बारे में क्या सोचते हो? तो ये दो लोग सहस्रशिखर शिखर के सच्चे उत्तराधिकारी वर्धमान सिंह और सहस्रशिखर शिखर के शीर्ष केंद्रीय शिष्य लोकेश वर्मा थे। लोकेश वर्मा ने उत्तर देने से पहले थोड़ी देर सोचा। तर्कसंगत, शांत, प्रतिद्वंद्वी के कमजोर बिंदु को पकड़ने में अच्छा। उसकी शारीरिक शक्ति बेहद भयानक है। वह पिछला मुक्का, उसके पीछे लगभग 4000 किलोग्राम बल रहा होगा। हालांकि शारीरिक शक्ति एक मुख्यधारा की विधि नहीं है। साधना क्षेत्र जितना ऊंचा होता है, लाभ उतना ही छोटा होता है। वह हमारे लिए एक प्रतिद्वंद्वी नहीं है, उस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्धमान सिंह ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह व्यक्ति तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है। यदि तुम बिना किसी तुरुप के पत्ते का उपयोग किए उसके खिलाफ जाते हो तो तुम्हारे पास शायद केवल 50% जीत की संभावना है। तुम्हारा क्या मतलब है? वर्धमान सिंह ने उदासीनता से कहा, तुमने केवल उसके मुक्के की गति और उसकी ताकत पर ध्यान दिया। हालांकि तुमने अन्य पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया। वे वही हैं जहां वह वास्तव में चमका। जब वह लिन फैंग के प्रश्न का उत्तर दे रहा था, उसने 2 सूक्ष्म कदम आगे बढ़ाए। ये वास्तव में वह सबसे दूर की दूरी थी जहां लिन फैंग का ब्लेड उसे खींचने पर पहुंच सकता था। इसके अलावा उसने बोलने के तुरंत बाद हमला नहीं किया। उसने एक गलत दिशा बनाने के लिए अपनी आवाज और गति का उपयोग किया। इससे यह आभास हुआ कि छोटी ई उसने बोलने के तुरंत बाद लिन फैंग के साथ ही प्रहार किया। वास्तव में उसने पहले ही अपने अंतिम 2 शब्दों पर हमला कर दिया था। इसके अलावा लिन फैंग ने उसके बोलने के बाद हमला किया था। तो ऐसा नहीं था कि आकर्ष सिंघानिया लिन फैंग से तेज था, बल्कि उसने पहल छीन ली। लोकेश वर्मा ने थोड़ा भ्रमित महसूस किया। उसने ध्यान से थोड़ी देर सोचा और फिर उसने एक संदिग्ध नज़र दिखाई। उसने कहा, यह असंभव है। ध्वनि की गति देखी जा सकने वाली चीज से तेज कैसे हो सकती है? चाहे उसकी गति ने ध्वनि की गति को पार कर लिया हो, प्रकाश की गति को पार करना असंभव होगा। मानव आंख को ये देखने में सक्षम होना चाहिए था कि उसने पहला कदम उठाया। ये शब्द एक पहेली की तरह थे, इसमें भ्रमित होना आसान होगा। वास्तव में इसे समझाना मुश्किल नहीं था। थोड़ी दूरी के भीतर जब कोई व्यक्ति मुक्का मारता था तो सुनी गई ध्वनि और जो देखा गया था वह एक ही समय में अनुभव किया जाता था। हालांकि यदि इस व्यक्ति की गति ने ध्वनि की गति को पार कर लिया तो एक बेहद अजीब दृश्य देखा जाएगा। केवल प्रतिद्वंद्वी द्वारा अपना कदम उठाने के बाद ध्वनि सुनी जाएगी। तुम जितने तेज होते हो वे उतनी ही देर से ध्वनि सुनेंगे। हालांकि स्थिति चाहे जो भी हो, तुम्हारे कार्य हमेशा उसी क्षण देखे जाएंगे जब वे होंगे। यही कारण था कि लोकेश वर्मा ने महसूस किया कि वर्धमान सिंह के शब्द काफी परस्पर विरोधी थे। आकर्ष सिंघानिया भौतिकी के इस नियम की अवहेलना कैसे कर सकता था?
किसी को उन्हें देखने से पहले उन्हें सुनने का कारण बनाना। वर्धमान सिंह ने हल्की मुस्कान दी। जो ध्वनि तुमने सुनी वह उसके मुंह से नहीं आ रही होगी। क्या तुम कह रहे हो कि उसकी आवाज़ किसी अन्य माध्यम से कान तक प्रेषित की गई थी? लोकेश वर्मा कुछ समझ गया प्रतीत हुआ। उसने सदमे में वर्धमान सिंह की ओर देखा। वर्धमान सिंह ने सिर हिलाया। ये सही है, हालांकि ये कान तक प्रेषित नहीं की गई थी। इसके बजाय ये सीधे मस्तिष्क में प्रेषित की गई थी। जब उसने अंतिम 2 शब्द बोले तो उसका मुंह नहीं हिला। यह आत्मा शक्ति का एक अनुप्रयोग है। मैं एक बार प्राचीन बंजर भूमि में आत्मा शक्ति का उपयोग करने वाले एक विशेषज्ञ से मिला था। वह व्यक्ति आकर्ष सिंघानिया से भी अधिक अद्भुत था। न केवल वह आवाजें संचारित कर सकता था, वह एक चित्र भी सीधे दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में संचारित कर सकता था। स्वर्गीय तलवार मंडप, मेघदूत शिखर। आकर्ष सिंघानिया परिचित पर्वत शिखर को देखकर आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। ये केवल 2 महीने थे, लेकिन उसे वास्तव में इसकी कमी महसूस हुई। जब आकर्ष ने दूरी में देखा तो उसने लोगों का एक समूह शिखर की तलहटी में खड़ा देखा। वे दूरी में तिरछी नजरों से देख रहे थे। आकर्ष की दृष्टि बहुत अच्छी थी। उसने रोहिणी सिंह, सुमित चंद्र, यशपाल सिंह और यामिनी शर्मा को सभी वहां खड़े देखा। भाई आकर्ष, तुम आखिरकार वापस आ गए। जब सुमित चंद्र ने आकर्ष को देखा तो वह आगे बढ़ा और उसे जोर से मुक्का मारा। बड़े भाई आकर्ष, क्या तुम ठीक हो? यशपाल सिंह और यामिनी शर्मा दोनों ने मुस्कान के साथ आकर्ष का स्वागत किया। आकर्ष ने सभी का अभिवादन किया। जब उसने सबके उत्साही भाव देखे तो उसने अपने दिल में एक गर्माहट महसूस की। रोहिणी सिंह के आकर्षक चेहरे ने एक हल्की मुस्कान दिखाई, क्योंकि वह कोने में चुपचाप खड़ी थी। उसने सौंदर्य पोषण गोली खा ली थी जो आकर्ष ने उसे दी थी। अब वह पहले से भी अधिक सुंदर लग रही थी, जिससे लोग सीधे उसकी नज़र से मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उसकी आभा संयमित थी और अतीत की तुलना में इसमें एक तेज पहलू की कमी थी। हालांकि यह अब और भी अधिक अथाह लग रही थी। उसने अपर्णा द्वारा दी गई स्वर्ग और पृथ्वी का बड़ी जीवन शक्ति को अवशोषित कर लिया था। इस समय वह मार्शल राजा में उन्नत होने से केवल एक कदम दूर थी। बहन रोहिणी, मैंने तुम्हें चिंतित किया, आकर्ष ने पास जाकर ईमानदारी से कहा। रोहिणी सिंह उसकी खातिर आत्मा खान में नीचे गई थी। स्थिति चाहे जो भी हो, उसे धन्यवाद देना था। रोहिणी सिंह ने आकर्ष की सावधानीपूर्वक जांच की। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में एक अजीब नज़र दिखाई दी। उसने पूछा, क्या तुम अब उच्च श्रेणी मार्शल ग्रैंड मास्टर हो? जब सुमित चंद्र ने यह सुना तो वह चौंकने से खुद को रोक नहीं सका। उसने आकर्ष की सावधानीपूर्वक जांच की और महसूस किया कि उसकी आभा अधिक प्रचुर थी। वह उसे देखने में असमर्थ लग रहा था। आकर्ष के मिशन पर जाने से पहले वह केवल एक शिखर निम्न श्रेणी मार्शल ग्रैंड मास्टर था। 2 महीनों में वह उच्च श्रेणी मार्शल ग्रैंड मास्टर में उन्नत हो गया था। ये गति जन्मजात विरासत में मिली मार्शल स्पिरिट वाले साधक से कम नहीं थी। जब रोहिणी सिंह ने आकर्ष को सिर हिलाकर स्वीकार करते देखा तो उसने कहा, यह बहुत अच्छा है। आधे महीने के बाद स्वर्गीय तलवार मंडप केंद्रीय शिष्य परीक्षा आयोजित करेगा। ऐसा लगता है कि तुम समय पर पहुंच जाओगे। पहले आराम करो। कल मैं तुम्हें औपचारिक रूप से तलवार सुनना और उससे संवाद करना सिखाऊंगी। रोहिणी सिंह के बोलने के बाद वह मुड़ी और चली गई। उसने आत्मा खान में उसके मुठभेड़ों के बारे में आकर्ष से सवाल नहीं किए। आकर्ष ने राहत की सांस ली। भूमिगत दुनिया में अपने चमत्कारी मुठभेड़ की व्याख्या करना समस्याजनक था। यदि रोहिणी सिंह ने इसके बारे में पूछा तो वह नहीं जानता था कि कैसे उत्तर देना है। शिखर की तलहटी की ओर शीर्ष से एक सफ़ेद छाया दौड़ती हुई आई। आकर्ष सिंघानिया ने ध्यान से देखा और उसके चेहरे पर एक हल की मुस्कान आने से खुद को रोक नहीं सका। सफ़ेद छाया श्वेता थी। ये छोटा साथी बहुत शरारती था। उस दिन यामिनी शर्मा के साथ जाने के बाद यह शायद ही कभी वापस आया। यह मेघदूत शिखर में जंगली दौड़ लगा रहा था। आकर्ष जानता था कि यह पहाड़ी जंगल में रहना पसंद करता है। इसके अलावा उसका मिशन बहुत खतरनाक था, इसलिए उसने इसे पीछे रहने दिया। जब श्वेता ने आकर्ष को देखा तो यह बहुत उत्साहित था। इसके बर्फ सफ़ेद फर सूरज के नीचे हल्की चमक रहे थे क्योंकि यह डगमगाते हुए कूदा। पुटोंग, श्वेता आकर्ष की गोद में कूदने का इरादा कर रहा था। हालांकि जब यह आकर्ष से लगभग आधा मीटर दूर था तो यह एक ईंट की तरह गिर गया। श्वेता जोर से जमीन पर गिरा।
जब यह उठा तो यह एक धुंध में था। उसका छोटा सिर बाएं और दाएं घूमा और यह बहुत भ्रमित लग रहा था। आकर्ष चकित रह गया। वह पास गया और श्वेता को उठा लिया। उसने तुरंत मादक सुगंध सूंघी। वह आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सका, शराब की कितनी तेज गंध है! क्या यह नशे में हो सकता है? यामिनी शर्मा कुछ अजीब तरीके से पास आए और बोली, भाई आकर्ष, एक बार तुम्हारे जाने के बाद श्वेता ने गलती से यशपाल सिंह की शराब पी ली। उसके बाद यह इसकी आदी हो गई। फिर यह अक्सर तब तक पीती रही जब तक कि यह नशे में धुत न हो जाती। शराब चाहे कहीं भी छिपाई गई हो, यह हमेशा उसे सूंघने में सक्षम थी। यशपाल सिंह भी शर्मिंदा होकर पास आया। भाई आकर्ष, मुझे क्षमा करें। मैंने पहले ही बहुत सारे निवारक उपाय कर लिए थे, लेकिन श्वेता की नाक बहुत संवेदनशील है। यहाँ तक कि मैं अब और पीने की हिम्मत नहीं करता। उसके बावजूद ये शराब मांगने के लिए शिखर के शीर्ष पर वरिष्ठों के पास भाग गया। आकर्ष ने अपने दिल में खूब पसीना बहाया। श्वेता ने वास्तव में शराब पी ली थी। इसके अलावा नशे की हद तक 2 महीने अलग रहने के बाद इसने वास्तव में ऐसी बुरी आदत पकड़ ली थी। कोई बात नहीं, मैं पहले इन कुछ दिनों के लिए स्थिति पर नज़र रखूंगा। इसके अलावा शराब पीना वास्तव में एक बुरी बात नहीं है। आकर्ष केवल श्वेता को शरारती होने के लिए दोषी ठहरा सकता था। इसके अलावा एक श्रेणी 6 आत्मा जानवर एक मार्शल राजा के बराबर था। यशपाल सिंह और यामिनी शर्मा केवल साधारण लोग थे, इसलिए उनके लिए उस पर नज़र रखने में सक्षम न होना सामान्य था। इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। श्वेता को लग रहा था कि वह गलत था। उसके कान झुक रहे थे और उसने आकर्ष की गोद में घूमने की हिम्मत नहीं की। आकर्ष लाचारी से हंसा क्योंकि उसने श्वेता को दूर आत्मा रक्त जैद में रख दिया। जब आकर्ष ने अपने बगल में सुमित चंद्र को देखा तो उसे कुछ याद आया। उसने 5 काले योगदान सिक्के निकाले और सुमित चंद्र को सौंप दिए। सुमित, जब तुम कल युवती शिखर जाओ तो कृपया इसे पूर्वज मार्शल आंटी मांजुन को देने में मेरी मदद करो। सुमित चंद्र ने अस्वीकार करने के लिए अपने हाथ हिलाए और आकर्ष द्वारा सौंपे जाने वाले योगदान सिक्कों को प्राप्त नहीं किया। वह मुस्कुराया और बोला, मेरी बहन ने पहले ही तुम्हारे बकाया योगदान अंक चुकाने में तुम्हारी मदद कर दी थी। वह जानती थी कि तुमने योगदान अंक उधार लिए थे ताकि तुम सौंदर्य पोषण गोली बना सको। उसने मुझे उसके लिए भी डांटा। आकर्ष ने योगदान सिक्के रख लिए और रोहिणी सिंह को पर्वत शिखर में गायब होते देखा। उसके प्रति उसके दिल में कृतज्ञता एक और पायदान बढ़ गई। रात गहरी थी, आकाश तारों से भरा था और चंद्रमा ऊंचा लटका हुआ था। आकर्ष अपने आंगन में था। उसने अपनी ब्रह्मांड अंगूठी से चमकता हुआ प्रवाहमय प्रकाश गेंदा वृक्ष निकाला। प्रवाहमय प्रकाश गेंदा वृक्ष पर प्रवाहमय प्रकाश पुष्प एक गाढ़ी सुगंधित गंध दे रहा था, आध्यात्मिक ऊर्जा की एक जबरदस्त मात्रा उत्सर्जित कर रहा था। प्रवाहमय प्रकाश पुष्प पर 5 पंखुड़ियां थीं। एक पंखुड़ी या 5 खाने में कोई अंतर नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने जीवन में अपनी समझने की क्षमताओं को बढ़ाने का केवल एक ही मौका था। ये कितनी मात्रा में बढ़ेगी, इसमें भाग्य का एक तत्व था। फूल के उपभोग पर प्रभावशीलता में अपरिभाषित क्षमता थी। यह एक नज़र में चीज़ों को याद रखने या एक नज़र में किसी भी मार्शल तकनीक को समझने की क्षमता प्रदान कर सकता था। हालांकि प्रवाहमय प्रकाश गेंदा में अनकही क्षमता थी, फिर भी यह एक अमर श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी। इसका सेवन करने के बाद यह एक साधक की समझने की क्षमता को कम से कम 20% तक बढ़ाने में सक्षम होगी, इसलिए इसके स्पष्ट प्रभाव थे। 5 पंखुड़ियों में से आकर्ष ने स्वयं एक खाने का इरादा किया और बाद में रोहिणी सिंह और सुमित चंद्र को एक एक देने का अवसर देखना चाहता था। जहां तक यशपाल सिंह और यामिनी शर्मा की बात थी, उनमें मार्शल स्पिरिट की कमी ने उसे विचार से बाहर कर दिया। शेष 2 टुकड़ों में से आकर्ष एक श्वेता को दे सकता था। आखिरी भविष्य में फिर से मिलने पर चचेरी बहन यामिनी सिंघानिया पूर्व में यूलान के लिए छोड़ दिया जाएगा। आकर्ष ने अपने दिमाग में प्रवाहमय प्रकाश पुष्प की 5 पंखुड़ियां आवंटित कीं। फिर उसने सुनहरी पंखुड़ियों में से एक को तोड़ा, अपने मुंह में रखा और चबाना शुरू कर दिया। एक भारी ताज़ा स्वाद ने उसका पूरा मुंह भर दिया। फूल की पंखुड़ी एक ठंडे ताज़ा तरल में बदल गई और उसके शरीर की मेरिडियन में फैल गई। थोड़ी देर बाद यह आकर्ष के शरीर की हर कोशिका में समा गई। एक बहुत ही आरामदायक एहसास उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे वह निश्चिंत और तनावमुक्त महसूस कर रहा था। आकर्ष ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इस एहसास में डूब गया,
एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां वह अपने बारे में भूल गया। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा मानो उसका दिमाग फट गया। अनगिनत जानकारी बाढ़ की तरह आ गई। युद्ध ऋषि मूल परिवर्तनकारी चरित्र सूत्र, स्वच्छंद पवन प्रहार, ड्रैगन ग्रहण हाथ, नील ड्रैगन बादल विचरण कला, पंखों पर उड़ान, वज्र आक्रमण प्रहार। आकर्ष ने जितनी भी मार्शल तकनीकें सीखी थीं, वे सभी उसके दिमाग में दिखाई दीं। अतीत में वह बहुत सी चीजें नहीं समझ पाता था, अब सब साफ हो गई थीं। सब कुछ एक ही बार में स्पष्ट हो गया, मानो वह सही अंतर्दृष्टि से प्रबुद्ध हो गया हो। वह एक विचार से कई चीजों का अनुमान लगाने में सक्षम था। उसकी विभिन्न मार्शल तकनीकों के विभिन्न रुख उसके दिमाग में तेजी से घूम रहे थे। आकर्ष ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें गहरी और स्पष्ट लग रही थीं, एक प्राचीन कुएं की तरह अथाह। स्वच्छंद पवन प्रहार, नील ड्रैगन पूंछ प्रहार। आकर्ष चिल्लाया और आंगन के चारों ओर एक कोमल, ठंडी हवा चलने लगी। जमीन पर पत्ते हवा में उड़ गए, जिसमें वे लगातार उड़ते रहे, लगातार श्वा श्वा की आवाजें करते रहे। उसने नील ड्रैगन बादल विचरण कला की उच्च स्तरीय तकनीक, नील ड्रैगन पूंछ प्रहार को मेघदूत शिखर की गुप्त तकनीक, स्वच्छंद पवन प्रहार के साथ एक साथ क्रियान्वित किया और हवा में एक सुंदर चाप में चला गया। कुछ अजीब हुआ। आकर्ष, जो ठंडी हवा में छिपा हुआ था, अचानक गायब हो गया। एक पल में तलवार और साधक दोनों गायब हो गए। दोनों अब दृष्टि में नहीं थे। केवल ठंडी हवा और गिरते पत्तों की आवाज विशाल आंगन में बची थी। क्षेत्र अतुलनीय रूप से शांत हो गया। काचा। आकर्ष उसी समय अपने पिछले स्थान से थोड़ा आगे फिर से प्रकट हुआ जब उसने चंद्रछाया तलवार को म्यान किया। सुखद आश्चर्य ने उसके बाद उसके भाव को उज्ज्वल कर द छोटी ईया। स्वच्छंद पवन प्रहार आखिरकार महान पूर्णता तक पहुंच गया। उसके बोलते ही उसके पीछे की ठंडी हवा रुक गई। हवा के सभी पत्ते जमीन पर गिर गए। जो भी पत्ता जमीन पर गिरा, वह सब 2, फिर 4, 8 में विभाजित हो गया। अंततः वे सभी अनगिनत छोटे टुकड़ों में बदल गए। आकर्ष खुद नहीं जानता था कि उसकी समझने की क्षमता कितनी बढ़ गई थी। हालांकि उसने अपने पिछले स्व की तुलना में कम से कम 50% की वृद्धि का अनुमान लगाया। स्वच्छंद पवन प्रहार महान पूर्णता तक पहुंचने से एक कदम दूर था। प्रवाह में प्रकाश पुष्प खाने ने तुरंत उसे इसके पीछे के तंत्र को समझने की ओर अग्रसर किया। उसने इसे नील ड्रैगन बादल विचरण कला के साथ मर्ज करने का एक तरीका भी खोज लिया। आकर्ष ने इसके साथ स्वच्छंद पवन प्रहार को एक अकल्पनीय स्तर तक बढ़ा दिया था। न केवल वह उस बिंदु तक पहुंच गया था जहां ब्लेड अब नहीं देखा जा सकता था, वह उस बिंदु तक पहुंच गया था जहां वह स्वयं भी हवा में छिपा हुआ था। यहां तक कि रोहिणी सिंह या यशपाल वर्मा भी अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे। इतिहास में ऐसा हासिल करने वाला कोई कभी नहीं हुआ था। आकर्ष ऐसे दायरे के अस्तित्व के बारे में संभवतः नहीं जान सकता था। आकर्ष को लगा जैसे वह एक अत्यंत अजीब स्थिति में था। उसका दिमाग असाधारण रूप से तेज था। ये केवल समझने का बड़ी क्षमता में वृद्धि नहीं थी। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसका सामना किया जा सकता था लेकिन उसकी तलाश नहीं की जा सकती थी। यह उस दिन दुष्ट हवा घाटी में समझ की उस स्थिति के समान था। इस समय उसे लगा कि मार्शल तकनीक चाहे जो भी हो, वह किसी भी चीज में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होगा। यह एहसास काफी अद्भुत था, सनसनी अवर्णनीय थी, कुछ ऐसा जिसे कोई केवल स्वयं अनुभव करके ही समझ सकता था। इसका कारण प्रवाह में प्रकाश पुष्प के रहस्यमय प्रभावों में से एक होना चाहिए। आकर्ष ने महसूस किया कि उसका समय समाप्त हो रहा है, एक ऐसी स्थिति में समय जिसे वह अधिक समय तक बनाए नहीं रख पाएगा। ये स्थिति कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगी। आकर्ष ने अपने दिमाग को रैक किया, यदि उसने यह अवसर गंवा दिया तो ये फिर से नहीं आ सकता था। उसे जिस चीज पर विचार करने की आवश्यकता थी वह ये थी कि इस सीमित अवधि के दौरान किस मार्शल तकनीक में सुधार करना है। वज्र आक्रमण प्रहार नहीं, वज्र आक्रमण प्रहार पहले से ही एक बहुत उच्च स्तर पर समझा जा चुका है। इसके अलावा मैं इससे बहुत परिचित हूँ, यहाँ तक कि इस अवसर के बिना भी मैं भविष्य में सफलता प्राप्त करने में सक्षम रहूँगा। नील ड्रैगन बादल विचरण कला, वह भी काम नहीं कर सकता। मैंने पहले ही इसे लघु पूर्णता तक अभ्यास कर लिया है। मध्यम पूर्णता तक पहुँचने के लिए मुझे अपना साधना क्षेत्र बढ़ाने पर भरोसा करना होगा। मार्शल संत बनने के बाद इसे मध्यम पूर्णता तक पहुँचने में सक्षम होना चाहिए। युद्ध ऋषि मूल परिवर्तनकारी चरित्र सूत्र नहीं, ये साधना तकनीक बहुत अजीब है। अब तक भी
मैंने केवल इसकी सतह को छुआ है। इसके लिए सफलता प्राप्त करने के लिए एक चमत्कारी मुठभेड़ की आवश्यकता होगी। यदि मैंने इस पर इस अवसर का उपयोग किया तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि मैं असफल रहा। तलवार तकनीक, पंखों पर उड़ान। बिल्कुल नहीं, ये परिवर्तनकारी चरित्र सूत्र द्वारा नकल की गई एक मार्शल तकनीक है। मैंने इसका बहुत अभ्यास नहीं किया है, इसलिए यह इसके लायक नहीं है। उसके पास समय कम था। आकर्ष सोचता रहा, लेकिन वह कोई निर्णय नहीं ले पाया। अचानक उसके दिमाग में एक मार्शल तकनीक आई। उसने एक मुस्कान का एक निशान दिखाया और कहा, मैं महान ड्रैगन बाघ मुक्का की दूसरी चाल का अभ्यास करूंगा। छुपा हुआ बाघ, गुप्त ड्रैगन। मैं इसके साथ संघर्ष कर रहा हूं और मुझे नहीं पता कि क्यों। इसके अलावा इस मार्शल तकनीक में बहुत संभावनाएं हैं। यदि मैं इस अवसर का उपयोग करके इसे समझ सकता हूं तो इसकी युद्ध क्षमता तुरंत बढ़ जाएगी। एक बार जब आकर्ष ने अपना मन बना लिया तो उसने चंद्रछाया तलवार को उसकी म्यान के साथ जमीन में गाड़ दिया। एक मुद्रा लेते हुए अपनी ऊर्जा प्रसारित करते हुए उसने छुपा हुआ बाघ, गुप्त ड्रैगन का अभ्यास शुरू किया। आकर्ष के पीछे एक उग्र बाघ की छवि दिखाई दी और ऐसा लगा मानो वह उस प्रक्षेपण से ग्रस्त हो गया हो। उसका रक्त उबल गया। जानवरों का राजा आ गया था और आकर्ष ने अपने आसपास में सैकड़ों जानवरों पर प्रभुत्व जमाने वाले राजा की आभा का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया। आकर्ष ने एक कान फाड़ दहाड़ लगाई जो गरज की एक ताली की तरह गूंज उठी। आंगन में एक छोटा सा पेड़ एक जोरदार आवाज के साथ दहाड़ के परिणामस्वरूप विभाजित हो गया। उग्र बाघ का पर्वत से निकलना। आकर्ष का शरीर झुक गया और उसके दाहिने पैर ने एक भारी कदम आगे बढ़ाया। वह आगे बढ़ा और मुक्का मारा और उसके पीछे बाघ की छवि जोर से दहाड़ी। आकर्ष अपने दाहिने हाथ से एक विस्फोटक शक्ति प्रवाहित महसूस कर सका। जब उसने हवा में मुक्का मारा तो गूंजने वाली विस्फोट की आवाजें थीं। हवा मुक्के से अलग हो गई, जिससे तरंगें फैल गईं। नग्न आंखों से अदृश्य धूल के कण लगातार फटते रहे। आकर्ष बहुत खुश था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका उग्र बाघ का पर्वत से निकलना उस अद्भुत स्थिति के लिए इतना महत्वपूर्ण रूप से सुधर जाएगा। आकर्ष के मुक्का मारने के बाद उसने छुपा हुआ बाघ, गुप्त ड्रैगन के लिए आवश्यक तरीके से अपनी ऊर्जा प्रसारित की। तुरंत कुछ अजीब जानकारी उसके दिमाग में बहने लगी। यह अज्ञात था कि यह जानकारी कहाँ से आई। इसने बस खुद को आकर्ष के दिमाग पर अंकित कर लिया। ये सब छुपा हुआ बाघ, गुप्त ड्रैगन के स्पष्टीकरण के बारे में था। आकर्ष ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इस जानकारी को अवशोषित करने की पूरी कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी गहरी और शांत आंखों में एक अजीब रोशनी चमक उठी। तो ये है छुपा हुआ बाघ, गुप्त ड्रैगन का अर्थ। महान ड्रैगन बाघ मुक्का की दूसरी चाल हमला करने के लिए नहीं है। इसके बजाय यह एक सर्वोच्च रक्षात्मक तकनीक है। इसका अभ्यास करने के लिए किसी को ड्रैगन और बाघ की शक्ति को संघनित करने में सक्षम होना था। ड्रैगन और बाघ ने शरीर को बढ़ाया और आभा संयमित हो गई। महान ड्रैगन और बाघ के प्रभाव ने पर्वतों और नदियों का भार वहन किया। उसी समय इसने अगली चाल, ड्रैगन की फुफकार, बाघ की दहाड़ के लिए शक्ति संचित की। यदि उसने इस चाल को महान पूर्णता तक अभ्यास नहीं किया तो उक्त अनुवर्ती चाल का अभ्यास करने में सफल होने का कोई रास्ता नहीं था। बायां हाथ एक ड्रैगन है, नीले आकाश को भेदता हुआ। दाहिना हाथ बाघ है, सैकड़ों जानवरों द्वारा पूजनीय। बाघ और ड्रैगन ने शरीर को बढ़ाया, पर्वतों और नदियों से नहीं डरते। आकर्ष का दिमाग साफ था। उस अद्भुत स्थिति पर भरोसा करते हुए उसने अपनी दोनों भुजाओं को ड्रैगन और बाघ की मुद्रा में फैला दिया। उसका पूरा अस्तित्व अविश्वसनीय रूप से शांत और मौन हो गया। आसपास का वातावरण मौन हो गया और किसी भी तरंग का कोई संकेत नहीं था। मार डालो। आकर्ष सिंघानिया ने जमीन पर जोर से पैर पटका और जमीन कांपने लगी। उसने अपनी दोनों भुजाओं को क्रॉस किया। तुरंत ड्रैगन और बाघ आपस में मिल गए, फिर आकर्ष के शरीर में विलीन हो गए। आकर्ष के शरीर से एक हल्की सुनहरी चमक बहने लगी। एक ड्रैगन और एक बाघ उसके शरीर की सतह पर लगातार घूम रहे थे। आकर्ष की आभा संयमित हो गई। एक भयानक ऊर्जा संग्रहित की जा रही थी। आकर्ष अपने शरीर की सभी मांसपेशियों को उभरता हुआ महसूस कर सकता था। ऐसा लगा जैसे किसी भी क्षण एक विशाल बल फूट पड़ेगा। हालांकि ये भयानक ऊर्जा अंत में जारी नहीं हुई। ये धीरे धीरे शून्य में गायब हो गई। इस अद्भुत स्थिति में आकर्ष जानता था कि वह ड्रैगन की फुफकार, बाघ की दहाड़ को क्रियान्वित करने में सफल क्यों नहीं हुआ।
ऐसा इसलिए था क्योंकि महान ड्रैगन बाघ मुक्का ने ड्रैगन और बाघ शरीर गढ़ने की कला को अपनी नींव के रूप में इस्तेमाल किया। यदि उसने चौथी परत ड्रैगन की दहाड़ से विश्व आच्छादित आकाश को भेदना तक साधना नहीं की, तो उसके लिए ड्रैगन के सच्चे प्रभाव को संघनित करना असंभव होगा। संतुलन बनाए रखने के लिए उग्र बाघ की ताकत कम होनी थी। इस प्रकार छुपा हुआ बाघ गुप्त ड्रैगन वास्तव में महान पूर्णता प्राप्त नहीं कर श्वा आकर्ष के छुपा हुआ बाघ गुप्त ड्रैगन को क्रियान्वित करने का प्रयास करने के तुरंत बाद अद्भुत स्थिति तुरंत गायब हो गई। वह मन ही मन सोच रहा था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण था। यदि वह ड्रैगन और बाघ शरीर गढ़ने की कला की चौथी परत तक पहुंच गया होता तो उस अद्भुत स्थिति में होने के कारण उसके लिए एक ही सांस में पूरे महान ड्रैगन बाघ मुक्का को समझना संभव हो सकता था। हालांकि आकर्ष अब उस स्थिति में नहीं था। प्रवाह में प्रकाश पुष्प द्वारा बढ़ाई गई समझने की क्षमताएं गायब नहीं हुई थीं। ये हमेशा बनी रहेगी, जिससे उसे अंतहीन लाभ होगा। आकर्ष ने प्रवाह में प्रकाश पुष्प से एक और पंखुड़ी तोड़ी और श्वेता को आत्मा रक्त से बाहर निकाला। इस समय श्वेता पहले से ही शांत था। उसने आकर्ष को गुस्से से देखा। वह आकर्ष को उसे बंद करने के लिए दोषी ठहरा रहा था। आकर्ष ने सुनहरी फूल की पंखुड़ी आगे बढ़ाई और उसे श्वेता को खिलाना चाहता था। किसे पता था कि वह छोटा बच्चा आकर्ष को पूरी तरह से अनदेखा कर देगा। ऐसा लगा जैसे वह आकर्ष से नाराज हो। इतना क्षुद्र मत बनो, मैं तुम्हें कुछ अच्छा दे रहा हूँ। इसे खाने के बाद मैं तुम्हें बिना कारण के वहां बंद नहीं करूँगा। आकर्ष एक मुस्कान के साथ श्वेता को लुभा रहा था, जैसे वह लिटिल रेड राइडिंग हुड का भेड़िया हो। श्वेता जमीन पर लेट गया। आकर्ष की न सुनने का नाटक कर रहा था। वह एक इंच भी नहीं हिला। आकर्ष लाचारी से हंसा। वह इस छोटे बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकता था। लाल मुकुट सांप ने इतने वर्षों तक कड़वाहट से पहरा दिया था। सब इस प्रवाह में प्रकाश गेंदा के लिए। ये कुछ ऐसा था जिसकी कोई केवल कामना कर सकता था। कितना अद्भुत है, इसने वास्तव में मुझे अनदेखा कर दिया। प्रवाह में प्रकाश पुष्प का आत्मा जानवरों पर मनुष्यों की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ा। कुछ शर्तों के तहत आत्मा जानवरों के लिए अपना रूप बदलना भी संभव होगा। इसलिए ये प्रवाह में प्रकाश पुष्प श्वेता को दिया जाना था, नहीं तो ये बहुत बेकार होता। आकर्ष उसके पास गया और कुछ बार पुकारा। छोटा बच्चा बस जमीन पर मरा होने का नाटक करता रहा, उसकी अनदेखी करता रहा। जब आकर्ष ने ये देखा तो वह केवल अंतिम उपाय का उपयोग कर सकता था। उसने ब्रह्मांड अंगूठी से ललित प्रवाह मंडप की शराब की एक बोतल निकाली। फिर वह जमीन पर झुक गया, बोतल का ढक्कन खोला और उसे हिलाया। एक भारी शराब की सुगंध तुरंत बह निकली। हवांग आकर्ष ने केवल एक सफ़ेद छाया को अपनी आंखों के सामने से गुजरते देखा। यह एक सफ़ेद प्रेत की तरह था। यह देखना मुश्किल था कि यह कहाँ था। इसकी हरकतें बहुत अजीब थीं क्योंकि यह आकर्ष के हाथ में शराब की बोतल की ओर बढ़ रहा था। सौभाग्य से आकर्ष तैयार था। उसने जल्दी से बोतल दूसरे हाथ में बदल ली, नहीं तो श्वेता अचानक हिलने पर बोतल छीनने में सक्षम होता। तुम सच में एक छोटे शराबी बन गए हो। पहले ये फूल की पंखुड़ी खाओ, फिर मैं तुम्हें ये शराब पीने दूंगा। नहीं तो तुम इसके बारे में भूल सकते हो, आकर्ष ने श्वेता के सिर को थपथपाते हुए कहा। श्वेता ने आकर्ष को एक दुखी नज़र से देखा। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, बेहद दयनीय लग रहा था। वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और उसके सफ़ेद पंजे आकर्ष के उठे हुए हाथ में शराब की बोतल तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। आकर्ष ने इसे बहुत दयनीय देखा और उसका दिल नर्म हो गया। ठीक है, मैं तुमसे डर गया। तुम सच में बिगड़ गए हो। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, नहीं डांट सकता हूँ और फिर भी तुम्हें अच्छी चीज़ें खिलाता हूँ। श्वेता ने घूंट घूंट की आवाज़ के साथ एक बड़ा घूंट लिया। उसका छोटा सा चेहरा थोड़ा लाल हो गया। फिर उसने अचानक आकर्ष के हाथ से प्रवाह में प्रकाश पुष्प की पंखुड़ियाँ ले लीं। उसने आकर्ष पर एक मुंह बनाया और फिर वह जल्दी से भाग गया। आकर्ष ने मुस्कान दिखाई क्योंकि उसने उसका पीछा करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय बढ़ा दी। जब उसने पाया कि यह बहुत दूर नहीं गया है तो वह आराम कर गया। मोहेश्वर नगर छोड़ने के बाद श्वेता उसका पीछा कर रहा था। काफ़ी बार वह खतरे में भाग गया था, लेकिन श्वेता ने उसे हर बार बचाया था। आकर्ष श्वेता को पकड़ने का अपना मूल उद्देश्य पहले ही भूल चुका था। अब उसकी नज़र में श्वेता केवल एक पालतू जानवर नहीं था, बल्कि उसका सबसे अच्छा साथी था।
हालांकि श्वेता ने रहस्यमय 9 स्वर क्रांति परिवर्तन की साधना करने के बाद उसकी वृद्धि बेहद तेज थी और उसकी युद्ध क्षमता एक मार्शल संत के बराबर थी। आकर्ष ने कभी भी उसे लड़ाई में मदद करने के लिए उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा था। काफी बार ऐसा हुआ था जब श्वेता आकर्ष की मदद करने के लिए बाहर आना चाहता था। हालांकि वह उसे आत्मा रक्त जैड में फंसाए रखता, उसे बाहर नहीं निकलने देता। जब तक श्वेता खुशी से रह सकता है तब तक यह अच्छा होगा। यदि वह किसी लड़ाई में घायल हो जाता या कोई दुर्घटना हो जाती तो पछताने के लिए बहुत देर हो जाती। अगली सुबह जल्दी सूरज की पहली किरणें पूर्व से खिड़की से चमकती हुई आकर्ष के चेहरे पर लगीं। आकर्ष ने अपनी आंखें खोलीं और एक लंबी सांस छोड़ी। वह धीरे धीरे उठा और अपने शरीर को फैलाया। उसने रात साधना में बिताई थी और अब वह उच्च आत्माओं में था। उसकी आत्मा, ऊर्जा और दिमाग सभी फिर से भर गए थे। वह दिन शुरू करने के लिए तैयार था। आकर्ष के धोने के बाद वह मेघदूत शिखर के द्वंद्व मैदानों की ओर चला गया। रोहिणी सिंह ने पहले ही उसे तलवार सुनना और उससे संवाद करना सिखाने का वादा किया था। वह आखिरकार स्वर्गीय तलवार मंडप में आने के अपने उद्देश्य पर शुरुआत करने वाला था। उसका दिल प्रत्याशा से भरने से खुद को रोकना बड़ी ही असका और उसकी गति भी काफी बढ़ गई थी। पू जैसे ही वह आंगन के द्वार से बाहर निकला, एक सफेद छाया तेजी से आई। एक चमकदार शरीर जो सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था, उसे एक हल्की चमक दे रहा था, चतुराई से आकर्ष के कंधों पर कूद गया। श्वेता का छोटा शरीर आकर्ष के लिए आसानी से अनदेखा किया जा सकता था। इसके वजन ने उसके कंधे पर कोई दबाव नहीं डाला। यह अज्ञात था कि प्रवाह में प्रकाश पुष्प ने श्वेता को कैसे बदल दिया था। आकर्ष उत्सुक था। वह श्वेता को अपने कंधे से उठाकर अपनी गोद में लेने और ध्यान से उसका निरीक्षण करने से खुद को रोक नहीं सका। श्वेता की आंखों में एक बुद्धिमान चमक चमक रही थी। जब आकर्ष ने उसे आमने सामने देखा तो उसे लगा कि उसमें पहले से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा है। उसकी आंखों की गहराइयों में शर्मिंदगी का एक संकेत था। शर्मिंदगी, मैंने गलत देखा होगा। श्वेता की आंखों में ऐसा मानवीय भाव दिखाई देना तार्किक नहीं है। आकर्ष ने खुद को संभाला और फिर से देखा। शर्मिंदगी का वह भाव पहले ही जा चुका था। आकर्ष ने हल्की मुस्कान दी, उसने वास्तव में गलत देखा था। आकर्ष ने श्वेता को वापस अपने कंधे पर रख दिया। 10 मिनट बाद वह मेघदूत शिखर के द्वंद्व मैदानों में पहुंच गया। यह अज्ञात था कि कब, लेकिन रोहिणी सिंह पहले ही पहुंच चुकी थी और सुमित चंद्र को मार्शल तकनीकों में मार्गदर्शन कर रही थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही कठोर भाव था और उसकी आंखों में हल्की निराशा का भाव था। तुम पिछले साल की केंद्रीय परीक्षा में असफल रहे। तुम्हारी हड्डी की उम्र बताती है कि तुम पहले से ही 19 वर्ष के हो। यदि तुम फिर से असफल हुए तो तुम कभी भी केंद्रीय शिष्य नहीं बन पाओगे। फिलहाल के लिए युवती शिखर मत जाओ। मैंने पहले ही तुम्हारी ओर से छुट्टी मांग ली है, रोहिणी सिंह ने एक उदास भाव के साथ कहा। सुमित चंद्र के चेहरे पर एक कड़वा भाव था क्योंकि उसने कहा, सच में? मैंने चंद्रकला वर्मा जी के साथ एक संप्रदाय मिशन करने का वादा किया है। थोंग, रोहिणी सिंह ने अपनी पोरों से सुमित चंद्र के माथे पर हिंसक रूप से प्रहार किया। तुम बेकार हो। चंद्रकला वर्मा बहुत पहले ही युवती शिखर की केंद्रीय शिष्याओं में से एक बन चुकी है। वह शायद एक सच्ची उत्तराधिकारिणी भी हो सकती है। देखो तुम हर दिन क्या कर रहे हो, एक कबाड़ से बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। इस त्यानवु महाद्वीप में यदि तुम्हारे पास महान ताकत नहीं है तो तुम जिससे प्यार करते हो उसकी रक्षा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी ताकत उस लड़की के बराबर भी नहीं है, फिर भी तुम्हारे पास उसका पीछा करने की हिम्मत है। मैं वास्तव में तुम्हारे लिए शर्म महसूस करती हूँ। सुमित चंद्र ने अपना सिर रगड़ा और कहा, दीदी, तुम ऐसा नहीं कह सकती। नहीं तो तुम्हारे जैसी मजबूत और हिंसक महिला कभी भी अपने जीवन को बिताने के लिए किसी को नहीं ढूंढ पाएगी। क्या तुम पिटाई ढूंढ रहे हो? सुमित चंद्र ने चतुराई से एक तरफ बचा। उसने कहना जारी रखा, हाँ दीदी, मैं गलत नहीं हूँ। महान कौशल राष्ट्र को देखो। कितने पुरुष तुम्हें हरा सकते हैं, उन्हें ढूंढना मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह, तुम अब भी बहस करने की हिम्मत करते हो। तुम महीने के अंत तक मेघदूत शिखर में रहोगे, रोहिणी सिंह ने गुस्से से सुमित चंद्र को घूरते हुए कहा। जब उसने आकर्ष के कदमों की आवाज सुनी तो वह सुमित चंद्र से और परेशान नहीं हो सकती थी। रोहिणी सिंह ने श्वेता को देखा जो आकर्ष के कंधे पर था और उसकी आंखें चमक उठीं। वह जल्दी से पास आए और एक अजीब स्वर में बोली, ये छोटा साथी
इसमें कल की तुलना में और भी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे है? श्वेता ने रोहिणी सिंह की बात समझ ली प्रतीत हुई। उसने अपने चेहरे पर एक खुश भाव दिखाया क्योंकि उसने उस पर कुछ बार पलकें झपकाईं। थोड़ी देर बाद वह खुशी से चिल्लाया और नीचे कूद गया। उसने अपने पंजों से आकर्ष के पैर को पकड़ लिया और उसे लगातार हिलाया। आकर्ष जानता था कि उसका इससे क्या मतलब था और उसने ब्रह्मांड अंगूठी से शराब की एक बोतल निकाली। श्वेता ने तुरंत शराब पकड़ ली और उत्साह से एक तरफ भाग गया। रोहिणी सिंह के चेहरे पर एक दुर्लभ गर्म मुस्कान दिखाई दी। ये छोटा साथी ... क्या ये कोई समस्या होगी यदि यह बहुत अधिक पी ले? आकर्ष ने मजाक में कहा, बस इसे रहने दो, थोड़ी शराब पीना ठीक है। जब तक ये नशे में धुत नहीं हो जाता, ये ठीक रहेगा। रोहिणी सिंह ने मुस्कुराना बंद कर दिया। वह नहीं भूली थी कि उसने आज क्या करने का इरादा किया था। उसने कहा, मेरे साथ आओ। आकर्ष जानता था कि रोहिणी सिंह उसे क्या सिखाने जा रही थी। वह कुछ उत्साहित महसूस कर रहा था और जल्दी से उसके पीछे हो लिया। रोहिणी सिंह आकर्ष को हथियारों के एक रैक के पास ले गई जो सभी प्रकार की तलवारों से भरा हुआ था। रोहिणी सिंह ने अपनी छोटी तलवार खींची और पूरा हथियार रैक हिलने लगा। फिर हथियार रैक पर सभी तलवारें खींची गईं और हवा में उड़ गईं। डैंग डैंग, रोहिणी सिंह चिल्लाए और सभी तलवारें एक व्यवस्थित फैशन में जमीन में 2 इंच गहरी चुभ गईं। वे सभी घनी रूप से उन दोनों को घेरे हुए थीं। जब आकर्ष ने उन्हें गिना तो कम से कम 500 थीं। आकर्ष चकित था। यह एक असाधारण तकनीक थी। यदि वह किसी लड़ाई में प्रतिद्वंद्वी के हथियार को नियंत्रित कर सकता था तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही आधी जीत हो जाती थी। अपना हथियार खोने के बाद वे अपनी युद्ध क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो देंगे जब तक कि वे मुक्का या पैर तकनीकों का उपयोग न करें। रोहिणी सिंह आकर्ष के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक कोमल भाव था क्योंकि उसने अपनी तलवार म्यान कर ली थी। उसने कहा, तलवार सुनना और उससे संवाद करना को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। निम्नतम से उच्चतम तक तलवार सुनना, तलवार नियंत्रण, तलवार हृदय और तलवार से संवाद। वह अवस्था जो मैंने अब तक समझी है वह तलवार नियंत्रण है। मैंने पहले जो तकनीक प्रदर्शित की थी वह तलवार नियंत्रण में महान पूर्णता तक पहुंचने के बाद की जा सकती है। आकर्ष ने ध्यान से सुना। जब रोहिणी सिंह रुकी तो उसने पूछा, वास्तव में मुझे लंबे समय से तलवार सुनना और उससे संवाद करना के बारे में एक संदेह है। इसे तलवार सुनना और उससे संवाद करना क्यों कहा जाता है, न कि तलवार सुनना और उससे संवाद करना? इसका नाम तलवार का उपयोग करके क्यों रखा गया है? रोहिणी सिंह ने समझाया, तलवार शुरू में अस्तित्व में नहीं थी। बहुत समय पहले केवल एक ही हथियार था, तलवार। सभी प्रकार की तलवारें थीं। बाद में तलवार को आधार के रूप में उपयोग करके बनाया गया। तलवार सुनना और उससे संवाद करना तलवार से व्युत्पन्न एक अवस्था है। यह अवस्था सौभाग्य से तलवारों पर भी लागू की जा सकती है। चूंकि इस नाम का उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है, किसी ने इसे बदलने की जहमत नहीं उठाई। तो इसके पीछे ऐसा कारण था। यह आकर्ष सिंघानिया के लिए आंख खोलने वाला था। हालांकि क्या इसका मतलब यह है कि तलवार सैकड़ों हथियारों में से सबसे रूढ़िवादी हथियार थी? रोहिणी सिंह ने जारी रखा, तलवार के लिए कई अवस्थाएं हैं जिन्हें तलवारों पर लागू नहीं किया जा सकता है। बेशक तलवारों की भी कई अनूठी अवस्थाएं हैं, हालांकि ये सब हमारे लिए बहुत दूर की बात है। हमें फिलहाल उन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तलवार के लिए अन्य अवस्थाएं थीं। ये पहली बार था जब आकर्ष ये सुन रहा था। हालांकि रोहिणी सिंह सही थी। इस समय उसने तलवार सुनना और उससे संवाद करना के मुख्य बिंदु भी नहीं सीखे थे। इन अन्य अवस्थाओं के बारे में सोचना उसके लिए अब थोड़ा दूर की कड़ी है। आकर्ष ने सिर हिलाया, मैं इसके सिद्धांतों को समझ सकता हूँ। बहन रोहिणी, चलिए शुरू करते हैं। मैं पहली अवस्था में कैसे प्रवेश करूं? रोहिणी सिंह लाचारी से मुस्कुराई। उसका आकर्षण बिखर रहा था। उसने कहा, वास्तव में मैं भी नहीं जानती कि वह कैसे करना है। जब मैं तलवार के साथ प्रशिक्षण ले रही थी तो मैंने अभ्यास करते हुए उस अवस्था में प्रवेश किया। ऐसे अनुभव निश्चित रूप से तुम्हारे लिए बेकार होंगे। इसलिए जब तुमने मुझसे तलवार सुनना और उससे संवाद करना सिखाने को कहा तो मेरे पास वास्तव में उस समय ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था। इन दिनों मैं सोच रही थी कि तुम्हें कैसे सिखाया जाए, तुम्हें तलवार सुनना और उससे संवाद करना की अवस्था में कैसे ले जाया जाए।
आकर्ष ने निराश महसूस किया। इतना प्रभाव खर्च करने के बाद वह वापस शुरुआत में आ गया था। उसे केवल इतना मिला कि उसे इसे स्वयं समझना था। ये कुछ न कहने के समान था। सौभाग्य से रोहिणी सिंह के अगले वाक्य ने उसके संदेह दूर कर दिए। इसने उसे बहुत अधिक निराश नहीं होने दिया। प्राचीन काल से यह अवस्था हमेशा स्वयं ही समझी जाती रही है। किसी की मदद पर भरोसा करके इस अवस्था को प्राप्त करने का कोई पूर्व मामला नहीं है। मैंने कुछ विचार सोचे हैं लेकिन मुझे उनमें बहुत भरोसा न ही है, इसलिए तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। आकर्ष ने हल्की मुस्कान दी, कोई समस्या नहीं है। बहुत भरोसा न होना बिल्कुल भी भरोसा न होने से बेहतर है। बस वह सब करो जो तुम कर सकती हो। यदि तुम नहीं कर सकती तो मैं उस पर जोर नहीं दूंगा। रोहिणी सिंह ने राहत की सांस ली। वह मुस्कुराई, उस स्थिति में तो मैं आराम कर सकती हूँ। चंद्र छाया तलवार में वह लड़की तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए, है न? नहीं तो तुम उसे जगाने की कोशिश करने के लिए अपनी साधना में देरी करने को तैयार नहीं होते। अपर्णा की छवि आकर्ष के दिमाग में आई। उसे एक बार वज्र सम्राट से किया गया वादा याद आया। आकर्ष ने गंभीरता से कहा, बहुत महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण। बहन रोहिणी, तुम पिछली बार उसे जगाने में सफल रही थीं। क्या तुम ऐसा फिर से कर पाओगी? उद्धरण चिन्ह। पहले जब वे सिंह क्रूर से लड़ रहे थे, रोहिणी सिंह ने सफलतापूर्वक अपर्णा को जगाया था। यदि अपर्णा को पूरी तरह से जगाने का कोई तरीका था तो आकर्ष को इस पर कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। रोहिणी सिंह मुस्कुराए, वह काम नहीं करेगा। आखिरकार यह मेरी तलवार नहीं है। इसके अलावा मैंने पिछली बार परिणाम प्राप्त करने के लिए जबरदस्ती तलवार से संवाद का उपयोग किया था। उसे वास्तव में जगाने के लिए तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। मेघदूत शिखर, द्वंद्व मैदान। आकर्ष सिंघानिया क्रॉस लेग्ड बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी ऊर्जा प्रसारित नहीं की, वह बस वहां चुपचाप बैठ गया। उसका दिमाग खाली था, वह कुछ बड़ी ही नहीं सोच रहा था। उसके आसपास 500 तलवारें थीं जो उसके चारों ओर एक घेरे के आकार में व्यवस्थित थीं। यदि प्रत्येक तलवार की सावधानीपूर्वक जांच की जाए तो उन सभी में एक हल्की बहती रोशनी टिमटिमा रही थी, कभी कभी एक ठंडी रोशनी चमकती थी। पलक झपकते ही उसके दिमाग में 10,000 उछलते घोड़े दिखाई दिए। हजारों सैनिकों के गुस्से से चिल्लाने का एक भ्रम था। ऐसा लगा जैसे यह उसके ठीक सामने हो रहा हो। उसके सामने 500 तलवारों की उत्पत्ति चमक उठी। चंद्र छाया तलवार अपनी म्यान में बैठी आकर्ष के बगल में चुपचाप पड़ी थी। इन 500 तलवारों के बीच रखे जान ए पर यह बहुत साधारण लग रही थी। रोहिणी सिंह बगल में चुपचाप खड़ी रही क्योंकि उसने बैठे हुए आकर्ष को देखा। उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान दिखाई दी क्योंकि वह अपने आप से बुदबुदाई, मुझे आशा है कि यह उपयोगी होगा। दीदी, जमीन में 500 टूटी हुई तलवारें गाड़कर और फिर उनके बीच में बैठकर बकवास सोचने से कोई तलवार सुनना और उससे संवाद करना समझ सकता है। हास्यास्पद लगता है, सुमित चंद्र ने कहा। यह अज्ञात था कि वह कब रोहिणी सिंह के पीछे आ गया। रोहिणी सिंह का भाव पानी की तरह शांत था क्योंकि उसने उदासीनता से कहा, टूटी हुई तलवारें। मेरे लिए जाकर ऐसी 500 टूटी हुई तलवारें लाओ। उनमें से प्रत्येक तलवार प्राचीन तलवार निर्माणों से प्राप्त की गई थी। हालांकि उनकी श्रेणी उच्च नहीं है, वे दसियों हजार वर्षों से अस्तित्व में हैं। उन सभी में दाव का एक निशान है। तुमने वास्तव में उन्हें टूटी हुई तलवारें कहा। मैं तुमसे परेशान नहीं हो सकती। तलवार नगर में तलवार निर्माण का पूरा नाम प्राचीन परम तलवार निर्माण था। ये प्राचीन युग से अस्तित्व में था और कम से कम 10,000 वर्षों से सक्रिय था। फिर भी इसके प्रभाव में कमी के कोई संकेत नहीं थे। इस तलवार निर्माण की उत्पत्ति कोई नहीं जानता था। बहुत लंबे समय तक कोई भी तलवार निर्माण के केंद्र में नहीं गया था और वास्तव में देख सकता था कि इसे काम करना जारी रखने की अनुमति क्या दे रहा था। जिस चीज़ ने तलवार निर्माण को प्रसिद्ध बनाया वह ये थी कि यदि कोई तलवार निर्माण से भागने में सक्षम होता तो वे एक बहुमूल्य तलवार प्राप्त कर सकते थे। वे जितनी देर वहां रहते उतनी ही अधिक मूल्यवान तलवार वे प्राप्त करते। हालांकि तलवार निर्माण बहुत खतरनाक था। एक मार्शल संत के लिए वहां 1 घंटे तक रह पाना पहले से ही असाधारण था। इससे भी मजबूत मार्शल मोनाक आधे दिन से अधिक समय तक वहां नहीं रह पाएगा। यदि कोई 10,000 वर्षों से अस्तित्व में रही और उसमें दाव का निशान रखने वाली बहुमूल्य तलवार प्राप्त करना चाहता था तो संभावनाएं बहुत कम थीं।
इससे पता चलता है कि रोहिणी सिंह की तरह 500 बहुमूल्य तलवारें इकट्ठा करना कितना मुश्किल था। सुमित चंद्र ने एक आश्चर्यचकित भाव दिखाया, दीदी, ऐसी 500 तलवारें शायद स्वर्गीय तलवार मंडप के आधे स्टॉक के बराबर होंगी। तुम ये करने में कैसे कामयाब रही? उद्धरण चिन्ह। रोहिणी सिंह ने धीरे से कहा, सुमित प्रकाश मेरा एहसान मानता है। संयोग से वह ये सब प्रबंधित करने वाला व्यक्ति है, इसलिए मैंने उपयोग करने के लिए कुछ उधार लीं। चूंकि मुझे उन्हें वापस करना है, उसने सहमति दे दी। सुमित चंद्र ने आहत होने का एक अतिरंजित भाव बनाया क्योंकि उसने कहा, दीदी, मुझे संदेह होने लगा है कि तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। मुझे ऐसा उपचार क्यों नहीं मिलता? ये बहुत दुखद है। रोहिणी सिंह ने सुमित चंद्र को देखा, उसके लिए उसकी उम्मीदों पर खरा न उतरने पर नाराजगी महसूस कर रही थी। उसने कहा, क्या मैंने तुम्हारे 13 वर्ष का होने से पहले पर्याप्त प्रयास नहीं किया? मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी नींव रखी और फिर भी तुमने ये सब बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? सुमित चंद्र जोर से हंसा, दीदी, मुझे लगता है कि तुम थोड़ी व्याकुल हो, जैसे तुम कुछ ढकने की कोशिश कर रही हो। क्या प्रेम की भावनाएं छोटी ईला रही हैं? मैं तुम्हारा विवाह करा के देने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। भाई आकर्ष को देखो, उसमें असीम क्षमता है। आगामी केंद्रीय शिष्य परीक्षा में उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वह एक 16 वर्षीय उच्च श्रेणी मार्शल ग्रैंड मास्टर है। उसकी साधना प्रतिभा तुमसे कमतर नहीं है। वह पूरी तरह से तुम्हारे लिए एक उपयुक्त जोड़ी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई आकर्ष ऐसा नहीं लगता कि उसे कोई पसंद है। संयोग से तुम उस शून्य को भर सकती हो। धम। इससे पहले कि सुमित चंद्र अपनी बकबक पूरी कर पाता, हवा की आवाज आई। उसके सामने एक लंबी टांग दिखाई दी और उसने उसकी छाती पर जोर से लात मारी। एक जोरदार धमाका हुआ क्योंकि सुमित चंद्र एक रेत की बोरी की तरह तेजी से पीछे उड़ गया। वह हवा में दर्द से चिल्ला रहा था। अंततः वह द्वंद्व मैदान के दूसरे छोर पर दीवार से जा टकराया, फिर एक धमाके के साथ गिरा। सुमित चंद्र धीरे धीरे उठा, पूरे शरीर में दर्द महसूस कर रहा था। वह बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका, ये सामान्य से अधिक दर्दनाक है। हा, परिणाम अच्छा लग रहा है। एक अच्छा शो आ रहा है। हा। श्वेता, जो कुछ हद तक नशे में धुत हो गया था, ने सुमित चंद्र को अचानक अपने बगल में गिरते देखा। उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि वह उत्साह से चिल्लाया और एक पंजा मारा। एक विशाल हवा का प्रवाह था और थोड़े ही समय में यह एक तीव्र उन्मत्त हवा में बदल गया। इस हवा ने सुमित चंद्र को हवा में उछाल दिया। जब उन्मत्त हवा शांत हुई, सुमित चंद्र फिर से जोर से जमीन पर गिरा। इस बार वह और भी दयनीय रूप से गिरा। उसकी हड्डियां लगभग टूट गईं। जब सुमित चंद्र ने नशे में धुत लाल मुंह वाले श्वेता को चिल्लाते देखा तो वह चौंक गया, धत्तेरी, ये छोटी चीज फिर से नशे में धुत हो गई है। भागो। जिन दिनों आकर्ष चला गया था, श्वेता कभी कभी नशे में होने पर नशे में धुत हो जाता था। इसके अलावा वह इसे सुमित चंद्र पर निकालना पसंद करता था, जिससे उस पर गहरी छाप पड़ी थी। क्योंकि वे डरते थे कि आकर्ष उन्हें दोषी ठहराएगा, किसी ने भी आकर्ष को इस बारे में बताने की हिम्मत नहीं की। सुमित चंद्र ने अपनी ऊर्जा प्रसारित की और तेजी से भागा, द्वंद्व मैदान के बाहर की ओर जा रहा था। श्वेता एक सफेद प्रेत में बदल गया, ये सुमित चंद्र से भी काफी तेज था। वह पीछा करते हुए लगातार चिल्लाता रहा। रोहिणी सिंह ने वह सब कुछ देखा जो हुआ, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। ये पहली बार नहीं था जब श्वेता ने सुमित चंद्र का हर जगह पीछा किया था। हालांकि श्वेता नटखट और शरारती था, वह वास्तव में सुमित चंद्र को घायल नहीं करेगा। रोहिणी सिंह की राय में ये संयोग से सुमित चंद्र की प्रतिक्रियाओं और बचाव क्षमताओं को प्रशिक्षित करने में मदद कर रहा था, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया। द्वंद्व मैदान के दूसरे छोर पर आकर्ष सिंघानिया जमीन पर बैठा था। उसका दिमाग खाली था, कुछ भी नहीं सोच रहा था। वह बस वहां चुपचाप बैठा था। शुरू में जब रोहिणी सिंह ने उसे अपनी पहली विधि के बारे में बताया तो उसने सोचा कि यह अजीब था, जैसा सुमित चंद्र ने किया था। हालांकि चूंकि उसने रोहिणी सिंह पर विश्वास करने का फैसला किया था, वह बिना शर्त उस पर भरोसा करेगा। उसने एक खुला दिमाग रखा और इसे आजमाया। एक अज्ञात अवधि के बाद आकर्ष की आंखों के सामने का दृश्य बदल गया। उसने पाया कि वह एक काले स्थान में था जिसमें कुछ भी नहीं था। आसपास बहुत शांत था, बिल्कुल कोई आवाज नहीं थी। हवांग डांग डांग। अचानक जमीन पर 500 तलवारें सभी हिलने लगीं।
हिलना और अधिक तीव्र होता गया। पूरा द्वंद्व मैदान हल्के से कांपने लगा। रोहिणी सिंह ने एक अत्यंत हर्षित भाव दिखाया। उसने जमीन पर आकर्ष को देखा और कहा, प्राचीन तलवार भाव एकत्रित हो गया है। अब यह इस बात का सवाल है कि क्या तुम से पकड़ सकते हो। मुझे निराश मत करो। अंधेरा स्थान अचानक शहर के बाहर तारों भरे आकाश जैसा हो गया। असीम और असीमित अंधकार में हजारों उज्ज्वल बिंदु जगमगा उठे, हजारों घरों के जलने की तरह। ये धीरे धीरे उज्ज्वल हो गया। अब चमकदार स्थान बेहद सुंदर था। आकर्ष चिल्लाया, यह क्या है? ये जगह कहाँ है? क्या मैं मेघदूत शिखर के द्वंद्व मैदान में नहीं हूँ? मैं यहाँ कैसे आ गया? श्वा श्वा। जैसे ही आकर्ष संदेह से भरा था, प्रकाश के बिंदु सभी उड़ गए, हवा को ढक लिया। जब वे पास आए तो उसने पाया कि प्रकाश के ये बिंदु तलवारें थीं, तलवारें जो एक चमक दे रही थीं। फूची फूची। अनगिनत चमकती तलवारें आकर्ष की आंखों के सामने उड़ गईं। वे सभी अपने पीछे ज्वाला का एक निशान छोड़ गईं। यह उसके गहरे अंधेरे स्थान में विशेष रूप से चमकदार था। तेज तेज तेज। एक उत्सुक आवाज लगातार आकर्ष को आग्रह कर रही थी। उसे इस स्थान में एक तलवार खोजने के लिए आग्रह कर रही थी जो उस बड़ी ही होगी। एक तलवार एक उल्का की तरह आकर्ष के ठीक सामने उड़ी। आकर्ष चौंक गया। यदि वह इससे मारा जाता तो वह छिद जाता और मौके पर ही मर जाता। इसलिए उसने जल्दी से बचने की कोशिश की। श्वा श्वा। कुछ और तलवारें लगातार आकर्ष की ओर उड़ीं। वे उल्काओं की तरह तेज थीं। आकर्ष घबरा गया और उसने नील ड्रैगन बादल विचरण कला को क्रियान्वित किया, इस गहरे अंधेरे स्थान में लगातार घूमता रहा। हालांकि वह जितना अधिक बचता उतनी ही अधिक तलवारें आकाश से उसकी ओर उड़तीं। अंत में ये बेहद कठिन हो गया। उसके शरीर पर विभिन्न घाव दिखाई दे रहे थे, खून लगातार टपक रहा था। मैं यहाँ बचाव कैसे करूं? सुमित चंद्र, बहन रोहिणी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? आकर्ष सिंघानिया ने चिंतित होकर चिल्लाया। हालांकि तलवारों के चमकने की आवाज़ों के अलावा इस स्थान में कोई आवाज़ नहीं थी। जल्दी जल्दी अपनी तलवार ढूंढो, अपनी तलवार ढूंढो। वह उत्सुक आवाज़ फिर से आकर्ष के दिमाग में गूंजी। पूरी गति से आगे बढ़ो, भागो भागो भागो। आकर्ष ने चारों ओर देखा। ये तलवार की रोशनी के बाद तलवार की रोशनी थी। अन्य तलवारें कहाँ थीं? उसने कुछ बार प्रयास किया लेकिन ब्रह्मांड अंगूठी नहीं खुली। उसकी तलवार बस यहाँ नहीं थी। धत्तेरी, ये जगह क्या है? आकर्ष जोर से दहाड़ा। अब और छिपना नहीं। उसने ड्रैगन और बाघ शरीर गढ़ने की कला प्रसारित की और उसके शरीर की हड्डियों ने पीली पाला की आवाजें दी। महान ड्रैगन बाघ मुख का लगातार मुक्के मारता रहा। जो तलवार की रोशनियां लगातार उसकी ओर उड़ रही थीं, वे 6000 किलोग्राम बल से कुचल दी गईं। वे टूट गईं और चिंगारियों में बदल गईं, असीम अंधकार में गायब हो गईं। हालांकि तलवार की रोशनियां अंतहीन थीं, वे असंख्य थीं, जबरदस्त थीं। चाहे कितनी भी कुचली जाएं, फिर भी हजारों तलवार की रोशनियां उसकी ओर उड़ रहे बड़ी ही होंगी। मेघदूत शिखर के द्वंद्व मैदान में वापस जमीन कांप रही थी। आकर्ष जमीन पर बैठा था, कसकर भौहें सिकोड़े हुए, उसका माथा पसीने से भरा हुआ था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और उसने एक पीड़ित भाव दिखाया, मानो उसे कोई बुरा सपना आ रहा हो। रोहिणी सिंह का भाव भारी हो गया। वह बुदबुदाई, क्या मैं बहुत उत्सुक थी। आकर्ष, क्या तुम ये कर सकते हो? अपनी तलवार ढूंढो और तुम बाहर आ सकते हो। तुम निश्चित रूप से यह कर सकते हो। उसकी उंगलियां आपस में गुंथी हुई थीं, उसके हाथ कसकर बंधे हुए थे। अनजाने में उसके हाथ बैंगनी हो गए थे, लेकिन वह इसे महसूस न ही कर सकी। ये स्पष्ट था कि वह बेहद चिंतित थी। दीदी, क्या हुआ? द्वंद्व मैदान में गतिविधि बहुत अधिक थी। जब सुमित चंद्र, जिसे श्वेता ने भगा दिया था, ने स्थिति देखी तो वह जल्दी से वापस दौड़ा। श्वेता, जो सुमित चंद्र का पीछा कर रहा था, ने आकर्ष के चेहरे पर पीड़ित भाव देखा। ऐसा लगा जैसे वह आकर्ष के दिल में चिंता को महसूस कर सकता था। उसकी नशे की हालत तुरंत गायब हो गई। उसने धीरे से गुर्राया और एक सफ़ेद प्रेत में बदल गया क्योंकि वह आकर्ष की ओर कूदा। हालांकि जैसे ही वह कूदा, उसके चारों ओर की 500 प्राचीन बहुमूल्य तलवारों ने एक भयानक सदमे की लहर दी, जिससे श्वेता पीछे उड़ गया। वह दूर फेंक दिया गया और जोर से गिरा। ओह! अचानक श्वेता के चेहरे पर एक उग्र भाव दिखाई दिया। उसकी काली आंखें खून से लाल हो गईं। वह जोर से दहाड़ा और उसके छोटे से शरीर से एक उमड़ती हुई आभा फूट पड़ी।
रोहिणी सिंह ने अपने पैरों को जमीन से धक्का दिया और तुरंत चली गई। वह श्वेता के पीछे दिखाई दी और उसकी गर्दन पर अपने हाथ से प्रहार किया, जिससे उसके उन्मत्त होने से पहले वह बेहोश हो गया। गड़गड़ाहट। विस्तृत द्वंद्व मैदानों में एक आंधी चली। उज्ज्वल स्थान अंधेरा हो गया। जमीन का कंपन और भी तीव्र हो गया। वे सभी बिना रुके चमकते हुए बहुत शोर कर रहे थे। झनकार की आवाज द्वंद्व हॉल में लगातार गूंज रही थी। सुमित चंद्र समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। वह चिंतित हो गया क्योंकि उसने कहा, दीदी, आखिर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रोहिणी सिंह ने बेहोश श्वेता को अपनी गोद में उठाया और कहा, मैंने इन 500 तलवारों के साथ साथ द्वंद्व मैदान के नीचे दानवी या क्रिस्टल पत्थरों का उपयोग करके प्राचीन तलवार भाव को एक लघु प्राचीन परम तलवार निर्माण में बदल दिया। सुमित चंद्र चौंक गया और पीला पड़ गया। प्राचीन परम तलवार निर्माण? आकर्ष निर्माण के केंद्र में है। क्या कोई समस्या होगी? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रोहिणी सिंह के आकर्षक चेहरे ने एक शांत भाव दिखाया। ये वास्तविक प्राचीन परम तलवार निर्माण की तुलना में बहुत कमजोर है। बिना कुछ जोखिम उठाए तलवार सुनना और उससे संवाद करना की अवस्था में बलपूर्वक प्रवेश करना असंभव है। फिर भी तुम्हें उससे पहले इसके बारे में बताना चाहिए था। उसके पास बिल्कुल भी कोई मानसिक तैयारी करने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे डर है कि वह बाहर नहीं निकल पाएगा। रोहिणी सिंह ने विचारपूर्वक कहा, कुछ चीजें हैं जो यदि तुम पहले से जानते हो तो बेकार हो जाएंगी। जब तक वह अपनी खुद की तलवार ढूंढ सकता है, प्राचीन परम तलवार निर्माण अपने आप ढह जाएगा। उस समय शायद वह पहली अवस्था तलवार सुनना को जबरदस्ती समझने में सक्षम होगा। अनगिनत तलवार की रोशनियां गहरे अंधेरे स्थान में आकर्ष पर दागी गईं। आकर्ष ने बाघ और ड्रैगन को अपने शरीर में मिला लिया और वह अपने अत्यंत मजबूत भौतिक शरीर पर भरोसा करके उसकी ओर उड़ने वाली तलवार की रोशनियों को चकनाचूर कर रहा था। बूम 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 विस्फोट की आवाजें लगातार बजती रहीं, इस असीम अंधकार में गूंजती रहीं। हालांकि आकर्ष अभी के लिए ठीक होगा, वह और अधिक चिंतित होता जा रहा था। चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, फिर भी एक क्षण ऐसा आएगा जब उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। उस समय जब हजारों तलवारें उसके दिल को छेदेंगी, उसके पास जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं होगा। तेज तेज अपनी तलवार खींचो, अपनी तलवार खींचो। वह उत्सुक आवाज फिर से बजी, आकर्ष के कानों में गूंजती रही। कमीने, तुम केवल पुकारना जानते हो। मेरे हाथ खाली हैं, खींचने के लिए तलवार कहाँ है? ब्रह्मांड अंगूठी प्रतिक्रिया नहीं कर रही है। भले ही तुम 10,000 बार पुकारो, तलवार दिखाई नहीं देगी। आकर्ष कोसने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि किसी ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। उत्सुक आवाज पहले की तरह लगातार पुकारती रही, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आकर्ष ने अपनी भावनाओं को शांत करने की पूरी कोशिश की। इस जीवन मृत्यु की स्थिति में उसका दिमाग साफ होने लगा। जब से वह इस दुनिया में दाखिल हुआ था, ऐसा लगा जैसे वह एक उत्सुक स्थिति में था। इसने उसकी सामान्य विचार प्रक्रिया को बाधित कर दिया था। आकर्ष सामान्य रूप से ही तना चिड़चिड़ा नहीं था। केवल एक ही कारण हो सकता था, उसके दिल में लगातार पुकारती हुई वह आवाज। वह उत्सुक आवाज बिना रुके पुकार रही थी, आकर्ष को बेहद चिंतित कर रही थी, उसकी विचार प्रक्रिया को बाधित कर रही थी। इस खतरनाक स्थिति को हल करने और इस जगह को छोड़ने का केवल एक ही रास्ता था। वह था ये पता लगाना कि आवाज कहाँ से आ रही थी और जिस तलवार के बारे में वह बात कर रही थी, उसे खींचना। जल्दी जल्दी अपनी तलवार खींचो। उत्सुक आवाज फिर से पुकारी, एक दानवीय आवाज की तरह। आकर्ष ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी सांस को नियमित रखा और अपने दिमाग को साफ रखने की पूरी कोशिश की ताकि वह आवाज की चिंता से संक्रमित न हो और चिड़चिड़ा न हो जाए। तो ऐसा था। थोड़ी देर बाद आकर्ष प्रबुद्ध हो गया। उसने एक शांत और शांत मुस्कान दिखाए। आवाज वही है जहां तलवार है। आवाज वही है जहां तलवार है। दूसरे शब्दों में, तलवार वहां थी जहां आवाज थी। आकर्ष के चेहरे पर एक दृढ़ नजर दिखाई दी। आवाज कहाँ थी? क्या आवाज उसके दिल से नहीं आ रही थी? छुपा हुआ बाघ, गुप्त ड्रैगन। आकर्ष चिल्लाया और बाघ और ड्रैगन की मुद्रा ली। जब उसने अपनी भुजाएं क्रॉस की, बाघ और ड्रैगन उसमें विलीन हो गए। तुरंत वह बड़ी मात्रा में बल के खिलाफ बचाव करने में सक्षम हो गया, न तो पर्वत से और न ही नदी से डरता था। डैंग 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 उड़ने वाली तलवार की रोशनियां प्रकाश की एक बाधा द्वारा रोक दी गईं,
तलवार की रोशनियां लगातार कंपन कर रही थीं। आकर्ष ने अपनी भुजाओं से आगे बढ़कर इन सभी तलवार की रोशनियों को पीछे धकेल दिया। फुट! आकर्ष ने उस समय का फायदा उठाया जब वे उस पर हमला करने में असमर्थ थे, अपनी पांचों उंगलियां अपनी छाती में चुभो दीं, मानो वे तेज चाकू हों। खून एक फव्वारे की तरह फूटा, लगातार बह रहा था। चूंकि वह उत्सुक आवाज उसके दिल से आ रही थी, तलवार स्वाभाविक रूप से भी उसके दिल में थी। ये स्थान एक साधारण स्थान होने की संभावना नहीं थी। ये किसी प्रकार का मानसिक भ्रम होना चाहिए। हालांकि भले ही यह एक मानसिक भ्रम था, यदि कोई वहां मर गया तो इस बात की बहुत संभावना थी कि उनका भौतिक शरीर भी मर जाएगा। फिर भी आकर्ष के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था और वह केवल इस प्रयास पर सब कुछ दांव पर लगा सकता था। अचानक उसके दिल के स्थान पर एक चमकदार रोशनी जगमगा उठी। आकर्ष का पीड़ित भाव काफी कम हो गया क्योंकि उसने अपना दाहिना हाथ धीरे धीरे बाहर निकाला। प्रकाश से बनी एक लड़की आकर्ष के दाहिने हाथ के साथ धीरे धीरे बाहर आई। जब लड़की पूरी तरह से बाहर आ गई, उसकी छाती पर घाव तेजी से ठीक हो गया। क्या ये वह तलवार है जो मेरे दिल में छिपी है? आकर्ष बुदबुदाया। उसने एक आश्चर्यचकित भाव के साथ लड़की के रूप को देखा। मेघदूत शिखर, द्वंद्व मैदान, तलवार निर्माण के भीतर। आकर्ष के बगल में चंद्र छाया तलवार अचानक लगातार कंपन करने लगी। ये हवांग डांग की आवाज के साथ म्यान से बाहर निकली और बिना रुके हवा में नाची। जिस क्षण चंद्र छाया तलवार म्यान से बाहर निकली, पूरा लघु प्राचीन परम तलवार निर्माण कांपना बंद हो गया। श्वा! अचानक आकर्ष ने अपनी आंखें खोली और अपने पैरों को जमीन से धक्का दिया। वह हवा में कूद गया और नाचती हुई चंद्र छाया तलवार को पकड़ लिया। आकर्ष के चेहरे पर एक शांत भाव था क्योंकि उसने अपने दाहिने हाथ से तलवार की मूठ पकड़ी। उसके बाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली फल के नीचे से ऊपर की ओर खिसकी। जैसे जैसे आकर्ष की उंगलियां फल पर खिसकती गईं, फल एक चमकदार चमक से जगमगा उठा। जब तक उसकी उंगलियां नोक तक पहुंची, पूरा फल चमक रहा था। ये बेहद चकाचौंध था। चमक फीकी पड़ने के बाद चंद्र छाया तलवार का फल पूरी तरह से सफेद हो गया। फल एक ठंडी चमक से टिमटिमा रहा था। ये पहले की तुलना में और भी तेज था। जब आकर्ष ने चंद्र छाया तलवार में ऊर्जा महसूस की तो उसने एक हल्की मुस्कान दिखाई। उसने कहा, मुहर थोड़ी खुल गई है। चंद्र छाया तलवार एक उच्च श्रेणी गहन श्रेणी आत्मा हथियार से निम्न श्रेणी पृथ्वी श्रेणी हथियार बन गई। जब बगल में रोहिणी सिंह ने चंद्र छाया तलवार के सफल परिवर्तन को देखा तो उसका चिंतित चेहरा आखिरकार शिथिल हो गया। उसने श्वेता को धीरे से अपनी गोद से नीचे रख दिया। वेंग वेंग वेंग! द्वंद्व मैदानों का पागल कंपन आखिरकार रुक गया। दाव युक्त 500 प्राचीन तलवारों ने सभी एक व्यवस्थित फैशन में जमीन छोड़ दी और अपनी म्यानों में लौट गईं। आकर्ष धीरे धीरे जमीन पर उतरा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और म्यान उड़कर आ गई। उसने एक हल्की मुस्कान दिखाई क्योंकि उसने अपनी तलवार म्यान का बड़ी और रोहिणी सिंह के पास गया। क्या तुमने अपनी तलवार ढूंढ ली? क्या तुम तलवार की सांस और धड़कन महसूस कर सके? रोहिणी सिंह ने आकर्ष से धीरे से पूछा। आकर्ष ने लाचारी से सिर हिलाया और कहा, मैंने उसे ढूंढ लिया लेकिन मुझे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। चंद्र छाया तलवार मेरी कल्पना से अलग थी। जब आकर्ष अंधेरे स्थान में लड़की के रूप को अधिक स्पष्ट रूप से देखना चाहता था तो लड़की अचानक प्रकाश की अनगिनत लकीरों में बदल गई, फिर गायब हो गई। वह फिर उसी समय वास्तविकता में लौट आया। रोहिणी सिंह ने स्पष्ट रूप से संदेहों से भरा एक भाव दिखाया। वह इसे समझ नहीं पा रही थी। उसने कहा, तुमने स्पष्ट रूप से उस स्थान में अपनी तलवार ढूंढ ली लेकिन तुम तलवार सुनना और उससे संवाद करना की अवस्था में क्यों नहीं पहुंचे? आकर्ष ने थोड़ी देर सोचा और कहा, हो सकता है कि विधि गलत थी। हम कल कोई दूसरी विधि आजमा सकते हैं। हम बस यही कर सकते हैं। रोहिणी सिंह ने सिर हिलाया, फिर कहना जारी रखा, ये सही है। केंद्रीय शिष्य परीक्षा आधे महीने में शुरू हो रही है। तुम्हें जाकर कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए। मेघदूत शिखर के पुस्तकालय में कुछ मार्शल तकनीकें प्राप्त करने के लिए अपने योगदान अंक का उपयोग करो। मैं सुमित चंद्र से कहूंगी कि वह तुम्हें कल पुस्तकालय ले जाए। तुम्हें पहले वापस जाकर आराम करना चाहिए। साथ ही इस बारे में सोचो कि तुम किस प्रकार की मार्शल तकनीक प्राप्त करना चाहते हो। आकर्ष सिंघानिया ने सिर हिलाया और बेहोश श्वेता को अपनी गोद में उठा लिया। उसने पूछा, श्वेता को क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। सुमित चंद्र ने उत्तर दिया, ये पहले तुम्हें बचाने के लिए उन्मत्त अवस्था में प्रवेश करना चाहता था।
इसलिए मेरी दीदी ने इसे बेहोश कर दिया। चाहे साधक हो या आत्मा जानवर, यदि वे उन्मत्त अवस्था में प्रवेश करते हैं तो इसके महत्वपूर्ण परिणाम होंगे। यह विशेष रूप से श्वेता के लिए सच था। ये सही है भाई आकर्ष, भविष्य में श्वेता को कम पीने देना सबसे अच्छा है, सुमित चंद्र ने गंभीरता से कहा। उसे पहले श्वेता द्वारा पीछा किया जाना याद था। आकर्ष ने संदेह महसूस करते हुए पूछा, क्यों? ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। ये कुछ जटिल है। वास्तव में ये उद्धरण चिन्ह। सुमित चंद्र ने लंबे समय तक असंगत रूप से बात की। आखिरकार वह अभी भी श्वेता द्वारा उसके चारों ओर पीछा करने के मामले के बारे में बात करने में बहुत शर्मिंदा था। रात गहरी थी, ढलता चांद तारों भरे आकाश में ऊंचा लटका हुआ था। आकर्ष अपने निजी आंगन में खड़ा था। वह अपने दाहिने हाथ में चंद्र छाया तलवार पकड़े हुए था और अपने बाएं हाथ की उंगलियों को फल के साथ आगे पीछे घुमा रहा था। बर्फ सफ़ेद फल पर चमक और भी चमकदार हो गई। जैसे जैसे आकर्ष ने इसे और अधिक तीव्रता से रगड़ा, उसकी ऊर्जा प्रसारित हुई और लगातार तलवार में उड़ेल दी गई। अगले ही पल तेज तलवार ऊर्जा लगातार तलवार के फल से दागी गई, हवा में बेतरतीब ढंग से उड़ रही थी। ये तलवार ऊर्जा एक नियमित साधक की तलवार ऊर्जा से अलग थी। तेज तलवार ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा थी। बिजली के निशान तलवार ऊर्जा के साथ साथ चले, जिससे आंगन में दिखाई देने वाला पूरा आकाश भर गया। आकर्ष ने अपनी उंगलियां वापस खींच लीं और हवा में तलवार ऊर्जा तुरंत गायब हो गई। बिजली थोड़ी देर टिमटिमाई, फिर बिना किसी निशान के गायब हो गई। हालांकि आकर्ष उस अंधेरे स्थान से बाहर आने के बाद तलवार सुनना और उससे संवाद करना की अवस्था को नहीं समझ पाया था। ऐसा लगा कि उसने एक अलग अवस्था समझ ली थी जिसका वह नाम नहीं बता सका। इस अवस्था ने उसे एक मार्शल ग्रैंड मास्टर रहते हुए बिजली युक्त तलवार ऊर्जा दागने की अनुमति दी। इस तलवार ऊर्जा का प्रभाव कुछ निम्न श्रेणी मार्शल संतों की तलवार ऊर्जा से भी अधिक मजबूत था। इसके अलावा इसकी क्षमता अभी तक पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई थी। आकर्ष ने अपने विचार वापस इकट्ठा किए और बर्फ सफ़ेद चंद्र छाया तलवार को देखा। वह काफ़ी झिझका। ये पहली बार था जब उसने महसूस किया कि वह इस तलवार को बिल्कुल नहीं समझता था। अंधेरा स्थान बेहद अजीब था। आकर्ष ने बाद में रोहिणी सिंह से सुना था कि यह प्राचीन तलवार भाव द्वारा निर्मित एक मानसिक स्थान था। यह उसके दिल की गहराइयों में छिपे तलवार भाव को बाहर निकालने में सक्षम था। आकर्ष के ये सुनने के बाद वह और भी अधिक भ्रमित हो गया। चंद्र छाया तलवार का तलवार भाव एक अजीब लड़की थी। हालांकि उसने उसका रूप स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, उसे यकीन था कि वह अपर्णा नहीं थी। अगली सुबह जल्दी सूरज की रोशनी खिड़की से झांककर आकर्ष के चेहरे पर चमकी। आकर्ष अपनी साधना से जागा और उसने अपनी आंखें खोलीं। जब वह आंगन से बाहर निकला तो उसने सुमित चंद्र को देखा। सुमित, तुम्हें इंतजार कराने के लिए माफ़ी, आकर्ष ने उसका अभिवादन किया। सुमित चंद्र ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद अभी अभी यहाँ आया हूँ। मैंने बहुत देर इंतजार नहीं किया। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें पुस्तकालय ले चलता हूँ। दोनों ने बातें करते हुए शिखर के शीर्ष की ओर अपना रास्ता बनाया। रास्ते भर श्वेता एक अज्ञात स्थान से प्रकट हुआ। वह श्वा की आवाज़ के साथ आकर्ष के कंधे पर कूद गया, जिससे सुमित चंद्र चौंक गया। क्या हुआ? आकर्ष ने पूछा जब उसने सुमित चंद्र का भयभीत भाव देखा। सुमित चंद्र ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सही है, तुम्हारे पास कितने योगदान अंक हैं? तुम किस प्रकार की मार्शल तकनीक के बदले में लेने का इरादा रखते हो? आकर्ष ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वह किस प्रकार की मार्शल तकनीकों के बदले में लेगा। उसे अस्थायी रूप से साधना तकनीकों की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र किस श्रेणी का था। आकर्ष की साधना की गति को देखते हुए वह जानता था कि यह उसके लिए लंबे समय तक साधना करने के लिए पर्याप्त था। आकर्ष को मुक्का तकनीकों या गति तकनीकों की भी आवश्यकता नहीं थी। ये संभावना नहीं थी कि मेघदूत शिखर के पास महान ड्रैगन बाग मुक्का या नील ड्रैगन बादल विचरण कला से बेहतर कोई तकनीक होगी, इसलिए उन पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आकर्ष के पास केवल एक चीज़ की कमी थी, वह थी एक अच्छी तलवार तकनीक। वज्र आक्रमण तलवार तकनीक को आकर्ष द्वारा संशोधित किया गया था। इसे एक निम्न श्रेणी पृथ्वी श्रेणी मार्शल तकनीक में बदल दिया गया था। हालांकि ये बहुत आक्रामक थी, पीछे हटने के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती थी। यदि वह एक या दो दुश्मनों के खिलाफ था तो ये ठीक था। हालांकि
यदि वह अपने समान ताकत के दुश्मनों के एक समूह के खिलाफ लड़ रहा था तो उनसे निपटना मुश्किल होगा। वह केवल परिवर्तनकारी चरित्र सूत्र का उपयोग कर सकता था और स्थिति के अनुकूल ढल सकता था। हालांकि जब तक युद्ध ऋषि मूल सफलता प्राप्त नहीं कर सका, परिवर्तनकारी चरित्र सूत्र द्वारा नकल की गई मार्शल तकनीकों में आकर्ष द्वारा अभ्यास की गई मार्शल तकनीकों से बड़े अंतर थे। इसलिए आकर्ष को तत्काल एक तलवार तकनीक की आवश्यकता थी। आदर्श रूप से यह पृथ्वी श्रेणी या उससे ऊपर की होनी चाहिए। गहन श्रेणी और रपीली श्रेणी बेकार थीं, बस उसके समय की बर्बादी थी और इसलिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि आकर्ष नहीं जानता था कि क्या मेघदूत शिखर पुस्तकालय में कोई पृथ्वी श्रेणी या उससे बेहतर तलवार तकनीकें थीं। ये सोचकर आकर्ष ने पूछा, क्या मेघदूत शिखर पुस्तकालय में कोई पृथ्वी श्रेणी या उससे ऊपर की तलवार तकनीकें हैं? मेरे पास 1000 योगदान अंक हैं, क्या वह पर्याप्त होंगे? सुमित चंद्र के सुंदर चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान दिखाई दी। यदि तुम किसी अन्य शिखर में होते तो पृथ्वी श्रेणी मार्शल तकनीकें प्राप्त करना जटिल होता। इसके अलावा इसकी कीमत बहुत अधिक होती और बहुत अधिक विकल्प नहीं होते। हालांकि यह मेघदूत शिखर में कोई समस्या नहीं है। मेघदूत शिखर स्वर्गीय तलवार मंडप का शीर्ष शिखर हुआ करता था। 7 शिखरों में इसके पास मार्शल तकनीकों का सबसे व्यापक संग्रह है। यहाँ 15 से अधिक पृथ्वी श्रेणी मार्शल तकनीकें हैं, जो केवल मुख्य हॉल के पुस्तकालय के बाद दूसरे स्थान पर हैं। जब तक कोई स्वर्ग श्रेणी मार्शल तकनीक प्रकट नहीं हुई, एक पृथ्वी श्रेणी मार्शल तकनीक तियानवु महाद्वीप में सबसे अच्छी मार्शल तकनीक थी जिसकी कोई आशा कर सकता था। यदि किसी कुल के पास एक पृथ्वी श्रेणी मार्शल तकनीक थी तो यह उनके लिए कई 100 वर्षों तक फलने फूलने के लिए पर्याप्त थी। स्वर्गीय तलवार मंडप 10,000 वर्षों तक सहने योग्य था। केवल एक शिखर के पास वहां 15 पृथ्वी श्रेणी मार्शल तकनीकें थीं। ये बहुत चौंकाने वाली खबर थी। मेरे पास केवल 1000 योगदान अंक हैं, क्या वह पर्याप्त होंगे? आकर्ष ने चिंतित होकर पूछा। आखिरकार यह उसका पहली बार योगदान अंक का उपयोग करके मार्शल तकनीकों के लिए विनिमय करना था। वह योगदान अंक के मूल्य को नहीं जानता था। सुमित चंद्र ने शर्मिंदा महसूस करते हुए कहा, कृपया ऐसे स्वर में मत बोलो जब तुम ऐसा कहो। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे पास केवल 1000 योगदान अंक हैं। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे 1000 योगदान अंक का मूल्य हवा के समान हो। मैं आधे साल में 500 योगदान अंक भी नहीं कमा सकता। ये शब्द मुझ जैसे लोगों को बहुत निराश महसूस कराते हैं। आकर्ष मुस्कुराया, मैं यह नहीं जानता था। बस मुझे बताओ कि यह पर्याप्त है या नहीं। मैं तुम्हें पूरे विश्वास के साथ बता सकता हूँ, हाँ। ऐसा नहीं है कि तुम वास्तव में इसे खरीद रहे हो। तुम बस एक हाथ से लिखी गई प्रति उधार ले रहे हो। ये पर्याप्त से अधिक होगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सुमित चंद्र ने गंभीरता से कहा। जब आकर्ष ने यह सुना तो वह आराम कर गया। ऐसा लगता है कि उसने योगदान अंक की क्रय शक्ति को कम आंका था। कौन जानता था, वह शायद एक उच्च श्रेणी पृथ्वी श्रेणी मार्शल तकनीक भी उधार लेने में सक्षम हो सकता था। दोनों ने शिखर पर चढ़ना जारी रखा। हालांकि पहाड़ी रास्ता ऊबड़-खाबड़ था, उनकी साधना के साथ ये समतल भूमि छोटी ई पर चलने जैसा था। उनकी गति बहुत तेज थी और जल्द ही उन्होंने ऊंचे मंडपों का एक समूह देखा। हालांकि यह पास दिखाई दे रहा था, फिर भी उनके पहुंचने से पहले कुछ समय की आवश्यकता थी। जब वे दूर नहीं थे, सुमित चंद्र, जो सामने था, अचानक रुक गया। उसने आकर्ष से पूछा, भाई आकर्ष, तुम मेरी दीदी के बारे में क्या सोचते हो? ये प्रश्न एक बड़ा झटका था। जब आकर्ष ने यह सुना तो वह स्तब्ध रह गया, जिससे वह अचानक चलना बंद कर दिया। श्वेता, जो उसके कंधे पर था, लगभग गिर गया। उसने सुमित चंद्र पर उग्र रूप से घूरा। सुमित चंद्र ने श्वेता की अनदेखी की, जो धमकी भरे इशारे कर रहा था। वह मुस्कुराया और पूछना जारी रखा, तुम क्या सोचते हो? तुम मेरी दीदी के बारे में कैसा महसूस करते हो? आकर्ष ने सावधानी से कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किस पहलू के बारे में पूछ रहे हो। तुम्हारा प्रश्न बहुत अस्पष्ट है। सुमित चंद्र धीरे से मुस्कुराया क्योंकि उसने जारी रखा, तो फिर मैं अपना प्रश्न और अधिक विशिष्ट बनाता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी दीदी सुंदर है? सुशील और असाधारण रूप से सुंदर, आकर्ष ने उत्तर देने से पहले थोड़ी देर सोचा। सुमित चंद्र जोर से हंसा और जारी रखा, तुम मेरी बहन की मार्शल क्षमताओं के बारे में क्या सोचते हो? उत्कृष्ट और महान प्रतिभा के साथ। तो क्या मेरी दीदी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती है?
उसने कल तुम्हारे लिए प्राचीन परम तलवार निर्माण स्थापित करने में बहुत प्रयास किए। इसके अलावा अतीत में उसने तुम्हारे लिए केवल यही एक चीज़ नहीं की है। हाँ, उस संबंध में मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। सुमित चंद्र की मुस्कान इस बिंदु पर और भी चौड़ी हो गई। उसने कहा, तो ऐसी लड़की का कई पुरुषों द्वारा पीछा किया जाएगा। उसे एक शिखर दुर्लभ संसाधन माना जा सकता है। क्या तुम सहमत हो? उद्धरण चिन्ह। आकर्ष ने सिर हिलाना जारी रखा। हाँ, वास्तव में ऐसा ही है। तो फिर मैं तुम्हारा और मेरी दीदी का विवाह कराने के बारे में क्या सोचते हो? आकर्ष का दिमाग थोड़ी देर के लिए खाली हो गया। उसने सोचा कि उसने गलत सुना है। उसने संदेह से पूछा, तुमने क्या कहा? क्या तुम इसे दोहरा सकते हो? सुमित चंद्र जोर से हंसा, पर्याप्त स्पष्ट नहीं है। तो फिर मैं इसे धीरे धीरे कहूंगा। तुम मेरे बहनोई बनने के बारे में क्या सोचते हो? तुम देखो, पूछी श्वेता, जो आकर्ष के कंधे पर बैठा था, एक पल में सुमित चंद्र के सिर पर कूद गया। वह अपने बर्फ सफेद पंजों से सुमित चंद्र के सिर को खरोंचता रहा। सुमित चंद्र स्थिति में अचानक बदलाव से अनजान था। वह अपने सिर के ऊपर अपना हाथ पटकता रहा क्योंकि उसने चिंतित होकर कहा, हिलना बंद करो। मैंने अभी अभी आज सुबह अपने बाल किए थे। पूछ, दर्द हो रहा है? पूछ। अंत में सुमित चंद्र जितना अधिक श्वेता को अपने से दूर करने की कोशिश करता, वह उतना ही तेज चलता। उसके साथ रहना असंभव था। अव्यवस्था के बीच उसने अचानक अपना संतुलन खो दिया और नीचे की ओर लुढ़क गया। आकर्ष सुमित चंद्र के प्रश्न से विचलित हो गया था। जब उसने सुमित चंद्र की दयनीय चीखें सुनी तो उसने अपने होश में वापस आ गया। हालांकि मदद करने में बहुत देर हो चुकी थी। सुमित चंद्र पहले ही एक दूर स्थान पर लुढ़क चुका था। हालांकि पहाड़ी रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, ये बहुत खड़ी नहीं थी। सुमित चंद्र के मजबूत शरीर के साथ उसे केवल कुछ सती घाव ही मिलेंगे। आकर्ष कुछ लाचारी से हंसा क्योंकि वह मुड़ा और ऊपर जाना जारी रखा। आकर्ष दूर नहीं गया था कि उसके पास से हवा का एक तेज झोंका गुजरा। सुमित चंद्र आकर्ष के सामने दौड़कर आ गया था। वह अविश्वसनीय रूप से पीला था क्योंकि श्वेता उसके बाल खींच रहा था। बड़े भाई आकर्ष, कृपया इस छोटे पूर्वज को वापस बुलाओ। मैं प्रताड़ित होकर मरने वाला हूँ। श्वेता सुमित चंद्र के सिर पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी क्योंकि वह कभी कभी अपने बर्फ सफेद पंजों से उसके सिर को थपथपाता था। उसकी बुद्धिमान आंखों ने आकर्ष को मासूमियत से देखा। ये छोटा साथी कुछ बुरा कर रहा था, फिर भी उसने एक प्यारा और मासूम रूप धारण कर लिया। इसके परिणामस्वरूप कोई भी उस पर क्रोधित नहीं हो सका। आकर्ष केवल उसे नीचे उतार सकता था और उसे सड़क पर रख सकता था। सुमित चंद्र ने आखिरकार कुछ राहत महसूस की। उसने अपने लंबे, विकृत बालों में कंघी की और आकर्ष से कहना जारी रखा, भाई आकर्ष, तुम मेरे पहले के शब्दों के बारे में क्या सोचते हो? तुमने मेरे पिछले सवालों का काफी जल्दी जवाब दिया था। हिचकिचाना बंद करो। क्या तुमने नहीं कहा कि मेरी दीदी हर पहलू में काफी अच्छी है? तुम अभी भी क्यों हिचकिचा रहे हो? क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? बस शब्द कहो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धत्तेरी। एक सफेद छाया फिर से सुमित चंद्र पर उड़ी। इस बार सुमित चंद्र तैयार था और एक तरफ बच गया। आकर्ष ने देखा कि श्वेता अभी भी शरारत कर रहा था, इसलिए उसने उसे अस्थायी रूप से आत्मा रक्त जैद में रख दिया। फिर उसने सुमित चंद्र से कहा, मैं उसे पसंद करता हूं, लेकिन रोमांटिक तरीके से नहीं। इसके अलावा मैं अभी भी कमजोर हूं। भले ही कोई ऐसा हो जिसे मैं पसंद करता हूं, मैं उसकी रक्षा करने में असमर्थ होता। मैं फिलहाल केवल साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। भाई सुमित, इस मामले का फिर से उल्लेख मत करना। सुमित चंद्र ने कहना जारी रखा, इस बारे में तुम दोनों उत्कृष्ट लोग हो। साथ रहने से तुम्हारी साधना में देरी नहीं होगी। इसके बजाय तुम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हो। इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आकर्ष सिंघानिया ने यह सुना तो वह मुस्कुराया। वह सुमित चंद्र से पूरी तरह से मनोरंजित हो गया था। ठीक है, और कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बहन का ध्यान भटकाऊं ताकि तुम शांति से चंद्रकला वर्मा का पीछा कर सको। हालांकि आकर्ष ने मुस्कुराना बंद कर दिया और एक गंभीर भाव धारण कर लिया, तुम्हारी बहन सही है। इस दुनिया में जहां मजबूत लोग राज करते हैं, तुम लापरवाह नहीं हो सकते। किसी दिन तुम ये समझ जाओगे।
सुमित चंद्र बचपन से रोहिणी सिंह की सुरक्षा में रहता था। उसके पास शायद पहाड़ छोड़ने के कई अवसर नहीं थे। वह नहीं समझता था कि दुनिया कैसी थी, उसने वह नहीं देखा था जो आकर्ष ने देखा था। इस वजह से वह किसी दिन नुकसान उठा सकता था। हालांकि चूंकि आकर्ष लगभग उसकी उम्र का था, उसके लिए इसे सीधे कहना उचित नहीं था। वह केवल मन ही मन सिर हिला सकता था। जब सुमित चंद्र ने देखा कि उसकी योजना देख ली गई है, तो वह अजीब तरह से हंसा और बोला, ठीक है, मैं इसके बारे में फिर से नहीं बोलूंगा। चलो जल्दी चलते हैं, हम पहले ही काफी विलंबित हो चुके हैं। उसके बाद दोनों ने बात करना बंद कर दिया और बहुत तेजी से चले। सुमित चंद्र के नेतृत्व में वे जल्द ही मेघदूत शिखर पुस्तकालय पहुंच गए। पुस्तकालय के सामने लगभग 10 दिव्य तलवार शिविर के तलवारबाजों की 2 पंक्तियां भावहीनता से खड़ी थीं। भले ही उन्होंने अपनी हत्या की ऊर्जा वापस खींच ली थी, फिर भी वे एक साथ इस तरह खड़े होने पर एक निश्चित दबाव डालते थे। आकर्ष ने यहाँ दिव्य तलवार शिविर के लोगों से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह कारण समझ सका। किसी भी संप्रदाय के पुस्तकालय को एक प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में देखा जाएगा और उस पर भारी पहरा होगा। दिव्य तलवार शिविर के लोगों को पुस्तकालय की रक्षा के लिए भेजना स्वर्गीय तलवार मंडप के लिए उचित था। वास्तव में संभावना है कि उनके सामने वालों के अलावा और भी छिपे हुए रक्षक थे। आकर्ष ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय बढ़ाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह सुमित चंद्र के पीछे चल दिया। आकर्ष धीरे धीरे पुस्तकालय के दरवाजों से होकर गया और अपना पहचान पत्र सौंप दिया। दिव्य तलवार शिविर के तलवारबाजों ने कुछ नहीं कहा और उसे सीधे अंदर जाने दिया। दरवाजे के पीछे एक ऊंची मेज थी। यह एक बार काउंटर के समान थी। मेज के पीछे काले कपड़े पहने एक बूढ़ा व्यक्ति था। आकर्ष उसकी साधना का स्तर नहीं समझ सका। वह चाय पी रहा था क्योंकि उसने पढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया था। बूढ़े व्यक्ति ने आकर्ष की नज़र महसूस की और धीरे से अपने हाथ की किताब नीचे रख दी। वह आकर्ष पर मित्रतापूर्वक मुस्कुराया और बोला, छोटे भाई, तुम आखिरकार आ गए। जब आकर्ष ने यह सुना तो वह कुछ हैरान हुआ। वह इस बूढ़े व्यक्ति को नहीं पहचानता था। जब सुमित चंद्र ने स्थिति देखी तो उसने जल्दी से आकर्ष को समझाया, यह मेरे प्रथम चाचा ललित सिंह हैं। वह 20 साल पहले घायल हो गए थे। तुमने जो हिमकुसुम वापस लाई थी, उसने उनकी जान बचाई थी। आकर्ष तुरंत स्थिति समझ गया। वह पिछले शिखर स्वामी की ही पीढ़ी के थे और शायद एक उच्च पद पर थे। उसने अशिष्ट होने का बड़ी ही हिम्मत नहीं की, इसलिए वह तुरंत आगे बढ़ा और घोषणा की, आकर्ष सिंघानिया वरिष्ठ का अभिवादन करता है। ललित सिंह ने हल्की मुस्कान दी, औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार मैं वह हूं जिसे तुम्हें प्रणाम करना चाहिए। यदि ये तुम्हारे लिए नहीं होता तो मैं अपनी जान गंवा चुका होता। आकर्ष ललित सिंह की साधना को समझने में असमर्थ था। इसके अलावा वह एक वरिष्ठ थे। आकर्ष उनसे प्रणाम प्राप्त करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। उसने जल्दी से कहा, वरिष्ठ ने अतिशयोक्ति की है। यह मेरी ओर से केवल एक छोटा सा प्रयास था। सुमित, उसे दूसरी मंजिल पर ले जाओ। वह आज जो भी मार्शल तकनीक चुनेगा, मैं उससे आधी कीमत वसूलूंगा। ललित सिंह ने सिर हिलाया। वह आकर्ष के विनम्र रवैये से बहुत संतुष्ट थे। आकर्ष ने ऐसा लाभ प्राप्त करने में सक्षम होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने जल्दी से धन्यवाद दिया और सुमित चंद्र का पीछा किया। जल्दी से मेघदूत शिखर पुस्तकालय की दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। पुस्तकालय 2 मंजिलों में विभाजित था। पहली मंजिल में पीली श्रेणी और गहन श्रेणी मार्शल तकनीकें थीं। वहां कोई पृथ्वी श्रेणी मार्शल तकनीकें नहीं थीं। दूसरी मंजिल में सबसे खराब मार्शल तकनीक एक उच्च श्रेणी गहन श्रेणी मार्शल तकनीक थी। शाह जैसे ही आकर्ष दूसरी मंजिल पर पहुंचा, वह पन्ने पलटने की आवाज सुन सकता था। ये शांत दूसरी मंजिल में काफी स्पष्ट थी। क्या यहाँ अन्य लोग हो सकते थे? जब आकर्ष ने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि वास्तव में अन्य शिखरों के लोग थे। वे सभी गंभीरता से मार्शल तकनीकें चुन रहे थे। सुमित चंद्र ने समझाया, ये बहुत अजीब नहीं है। ये संप्रदाय के केंद्रीय शिष्य हैं। केंद्रीय शिष्यों को अन्य शिखरों से मार्शल तकनीकें चुनने का अधिकार है। आकर्ष ने सिर हिलाया और उनकी अनदेखी की। उसने तलवार तकनीकों के स्थान के बारे में पूछताछ की और तुरंत कुछ चुनने के लिए वहां गया। मेघदूत शिखर पुस्तकालय में केवल 15 पृथ्वी श्रेणी मार्शल तकनीकें थीं।
साधना तकनीकों, मुक्का तकनीकों और गति तकनीकों की अनदेखी करते हुए आकर्ष को 3 निम्न श्रेणी पृथ्वी श्रेणी तलवार तकनीकें और एक मध्यम श्रेणी पृथ्वी श्रेणी तलवार तकनीक मिली। वहां कोई उच्च श्रेणी पृथ्वी श्रेणी तलवार तकनीक नहीं थी। मध्यम श्रेणी पृथ्वी श्रेणी तलवार तकनीक मुरझाया वृक्ष तलवार तकनीक। इसमें कुल 18 चालें थीं। इसे एक सर्वशक्तिमान वरिष्ठ द्वारा एक मुरझाया हुआ वृक्ष के सामने समझा गया था जो 10,000 वर्षों से अस्तित्व में था। ये तलवार तकनीक सरल और संक्षिप्त, स्थिर और प्रभावशाली थी। इसमें कोई सुरुचिपूर्ण या जटिल चालें नहीं थीं। समझने की क्षमता पर कोई उच्च आवश्यकता नहीं थी। हालांकि इसे सीखना आसान था, लेकिन इसमें महारत हासिल करना मुश्किल था। इसका सार एक मुरझाते हुए वृक्ष की दीर्घायु को समझने में शामिल होगा, ये कारण कि यह बिना मरे 10,000 वर्षों तक क्यों खड़ा रहेगा। तभी कोई इसे महान पूर्णता तक अभ्यास कर सकता था। मुरझाया वृक्ष तलवार तकनीक। बस नाम सुनकर ही कोई इस तलवार तकनीक की शैली बता सकता था। ये दृढ़ और भारी थी, एक बहुत ही सादा और सरल तलवार तकनीक। ये काफ़ी अच्छी थी, लेकिन यह आकर्ष की शैली के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसके अलावा आकर्ष की मार्शल स्पिरिट की विशेषता लकड़ी नहीं थी। महान पूर्णता तक पहुंचना मुश्किल होगा। केवल एक पृथ्वी श्रेणी तलवार तकनीक थी, लेकिन यह उसके लिए उपयुक्त नहीं थी। आकर्ष ने महसूस किया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था। उसने शेष 3 निम्न श्रेणी पृथ्वी श्रेणी मार्शल तकनीकों को देखा। पर्वत भेदक तलवार तकनीक, निम्न श्रेणी पृथ्वी श्रेणी मार्शल तकनीक। इसमें कुल 9 चालें थीं। ये भव्य, उग्र और निरंकुश थी। जब महान पूर्णता तक अभ्यास किया जाता था तो किसी पर्वत को विभाजित करना आसान होता था। ये स्वर्गीय तलवार मंडप में एक बहुत ही सामान्य पृथ्वी श्रेणी तलवार तकनीक थी। कई लोग इसका अभ्यास करते थे। जब आकर्ष आत्मा खानों में था, उसने मयंक वर्मा को इसका उपयोग करते देखा था। इसका वास्तव में एक असाधारण प्रभाव था। मार्शल स्पिरिट की विशेषता पर कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए यह एक व्यवहार्य विकल्प था। आकर्ष ने इसे धीरे धीरे वापस रख दिया। यदि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता तो वह इसे चुनता। आकर्ष ने शेष 2 तलवार तकनीकों को पढ़ना जारी रखा, पवन और वज्र तलवार तकनीक और मेघालय तलवार तकनीक। पवन और वज्र तलवार तकनीक मूल रूप से एक उच्च श्रेणी पृथ्वी श्रेणी तलवार तकनीक थी। हालांकि बहुत कठोर आवश्यकताएं थीं। इसे साधना करने के लिए किसी के पास दोहरी विशेषताएं होना आवश्यक था। ऐसे लोग दुर्लभ थे। इसलिए इसकी काफ़ी उपेक्षा की गई थी और इसे एक निम्न श्रेणी पृथ्वी श्रेणी तलवार तकनीक में बदल दिया गया था। मेघालय तलवार तकनीक में कुल 18 चालें थीं। इसे स्वर्गीय तलवार मंडप के एक वरिष्ठ द्वारा मेघालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पर समझा गया था। 100 वर्षों तक साधना करने के बाद उसने अचानक इसे तब समझा जब उसने मेघालय पर्वतमाला की महिमा को महसूस किया। दुर्भाग्य से ये तलवार तकनीक एक पूर्ण तलवार तकनीक नहीं थी। ये ज्ञात नहीं था कि क्यों वरिष्ठ ने इस तलवार तकनीक में अंतिम 3 चालों को नष्ट कर दिया। इसके परिणामस्वरूप ये तलवार तकनीक, जो एक शिखर उच्च श्रेणी पृथ्वी श्रेणी तलवार तकनीक के बराबर हो सकती थी, इसके बजाय एक निम्न श्रेणी पृथ्वी श्रेणी तलवार तकनीक बन गई। क्योंकि इसमें अंतिम 3 चालों की कमी थी, यह एक पूर्ण तलवार तकनीक नहीं थी। इसके अलावा समझने की क्षमता पर बहुत उच्च आवश्यकताएं थीं। ये सभी कारक पवन और वज्र तलवार तकनीक की तरह बहुत कम लोगों के इसे अभ्यास करने का परिणाम थे। 4 तलवार तकनीकों में से मुरझाया वृक्ष तलवार तकनीक की विशेषता मेल नहीं खाती थी और पवन और वज्र तलवार तकनीक की बहुत अधिक आवश्यकता थी। केवल पर्वत भेदक तलवार तकनीक और मेघालय तलवार तकनीक बची थीं। इन 2 तलवार तकनीकों के नाम भी काफ़ी दिलचस्प थे। एक का नाम पर्वत भेदक था और दूसरे का नाम पर्वतमाला के नाम पर रखा गया था। ये ज्ञात नहीं था कि क्या पर्वत भेदक तलवार तकनीक वास्तव में महान पूर्णता तक पहुंचने के बाद मेघालय पर्वतमाला को विभाजित कर सकती थी। 2 तलवार तकनीकों में से प्रत्येक के अपने अनूठे बिंदु थे। हालांकि मेघालय तलवार तकनीक समग्र रूप से एक कदम ऊपर थी, क्योंकि समझने की क्षमता पर उच्च आवश्यकताएं थीं और तथ्य ये था कि इसमें अंतिम 3 चालों की कमी थी। इसके परिणामस्वरूप पर्वत भेदक तलवार तकनीक की तुलना में कम लोग इसे अभ्यास करते थे। थोड़ी देर सोचने के बाद आकर्ष ने मेघालय तलवार तकनीक ले ली। मैं ये चुनूंगा। हालांकि पर्वत भेदक तलवार तकनीक पूर्ण है, स्वर्गीय तलवार मंडप में बहुत से लोग इसका अभ्यास करते हैं। ये बहुत साधारण लगती है। मेघालय तलवार तकनीक का चयन करना आकर्ष के लिए अधिक उपयुक्त होगा।
हालांकि इसकी समझने की क्षमता पर उच्च आवश्यकताएं थीं, आकर्ष में उसकी कमी नहीं थी। उसे डर नहीं था कि वह मेघालय तलवार तकनीक सीखने में असफल होगा। कौन जानता था, अपनी वर्तमान समझने की क्षमता के साथ वह अंतिम 3 चालों को भी स्वयं समझ सकता था। ये पूरी तरह से असंभव नहीं था। आकर्ष के अपना मन बनाने के बाद उसने मेघालय तलवार तकनीक को देखना शुरू किया। कुछ पन्ने पलटे। परिचय पढ़ने के बाद उसने पाया कि बाकी खाली पन्ने थे। प्रसार विधि, मंत्र, चालों के नाम, कुछ भी नहीं था। आकर्ष ने दूसरी तलवार तकनीक को पलटा और पाया कि यह वैसा ही था। केवल एक मोटा परिचय था, बाकी खाली थे। थोड़ी देर सोचने के बाद आकर्ष ने इसके पीछे के कारणों को समझ लिया। अधिकांश साधकों की याददाश्त बहुत अच्छी होती थी। वे एक किताब के भीतर सब कुछ पूरी तरह से याद करने में सक्षम होंगे। उन्हें एक मार्शल तकनीक को पूरी तरह से याद करने में केवल आधे दिन की आवश्यकता होगी। फोटोग्राफिक याददाश्त वाले प्रतिभाशाली लोग भी थे। एक दिन के भीतर उनके लिए पूरे पुस्तकालय के भीतर सभी मार्शल तकनीकों को याद करना संभव होगा। यदि ऐसा था, तो मार्शल तकनीकों के लिए विनिमय करने के लिए योगदान अंक का उपयोग करने की प्रणाली व्यर्थ होगी। वास्तविक पुस्तिका प्राप्त करना उसके विचार से कहीं अधिक समस्याजनक था। आकर्ष ने सावधानी से मेघालय तलवार तकनीक को एक तरफ रख दिया। उसने सुमित चंद्र को आसपास नहीं देखा, इसलिए वह वापस जाने की जल्दी में नहीं था। इसलिए उसने दूसरी मंजिल के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। आकर्ष हर किताबों की अलमारी के चारों ओर घूमने लगा, कभी कभी एक किताब निकालकर उसे पलटता। उसे सभी प्रकार की मार्शल तकनीकों पर एक नज़र डालने को मिली। केवल परिचय पढ़ना अक्सर उसके लिए आंख खोलने वाला होता था। भविष्य में यदि वह ऐसी मार्शल तकनीकों का उपयोग करने वाले दुश्मन से लड़ रहा था, तो उसे पता होगा कि उनसे कैसे निपटना है। जब आकर्ष घूम रहा था, उसने एक किताबों की अलमारी के कोने में एक अजीब नाम वाली मार्शल तकनीक देखी। ये थी 9 तलवार स्वर्ग संहारना, छोटी ई रोमांच सरलीकृत संस्करण। इसके पीछे कुछ नोट भी थे जो सिद्धांत पर चर्चा कर रहे थे। ये पूर्ण नहीं था और केवल संदर्भ के लिए था। 9 तलवार स्वर्ग संहार निर्माण। क्या ये स्वर्गीय तलवार मंडप के 3 महान निर्माणों में से एक नहीं था? यह एक सरलीकृत संस्करण भी था। आकर्ष ने जल्दी से रुचि लेते हुए एक नज़र डाली। दुर्भाग्य से यह अन्य मार्शल तकनीकों के समान था। 9 तलवार स्वर्ग संहार निर्माण सरलीकृत संस्करण में केवल एक संक्षिप्त परिचय था। संचालन के विस्तृत तरीके वहां नहीं थे। आकर्ष, क्या तुमने अपनी मार्शल तकनीक चुन ली? सुमित चंद्र ने इत्मीनान से आते हुए पूछा। आकर्ष ने सावधानी से 9 तलवार स्वर्ग संहार निर्माण सरलीकृत संस्करण को रख दिया। उसने सुमित चंद्र के हाथ में पुस्तिका पर एक नज़र डाली और वह आश्चर्य से चिल्लाया, तुम एक पृथ्वी श्रेणी की पुस्तिका पकड़े हुए लग रहे हैं। ओह, सुमित चंद्र ने सिर हिलाया। हाँ, एक निम्न श्रेणी पृथ्वी श्रेणी साधना तकनीक। ये युवती शिखर पर खेतों की देखभाल करके मैंने जो योगदान अंक कमाए थे, उन्हें समाप्त कर देगी। यह इस बार की केंद्रीय शिष्य परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। उन दोनों के बोलने के बाद वे सीढ़ियों से नीचे चले गए। सीढ़ियों के नीचे उन्होंने 20 के दशक में एक व्यक्ति को देखा। उसने वायुगिरी शिखर की ग्रे साधक वस्त्र पहनी हुई थी। उसका चेहरा सुंदर माना जा सकता था, लेकिन वह एक निश्चित दुर्भावनापूर्ण आभा दे रहा था। जब सुमित चंद्र ने इस व्यक्ति को देखा तो उसके भाव बदल गए। उसने आश्चर्य से कहा, वर्धन सिंह, तुम कब वापस आए? जब वर्धन सिंह ने सुमित चंद्र को देखा तो वह धीरे से मुस्कुराया और तिरस्कार का एक भाव दिखाया। 1 साल हो गया, लेकिन तुम नहीं बदले हो। नहीं, तुम और भी कमजोर हो गए हो। हटो। उद्धरण चिन्ह। वर्धन सिंह ने लापरवाही से अपनी हथेली का उपयोग करके सुमित चंद्र के कंधे पर धक्का दिया। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने बहुत ताकत लगाई थी, लेकिन सुमित चंद्र अनियंत्रित रूप से पीछे धकेल